हाय गाइस, वेलकम टू चैनल फिजिक्स 101 पे आपका स्वागत है बच्चे। मैं हूं आपका फिजिक्स टीचर अमन सिंह और अपन यहाँ पे अपने फिजिक्स 101 प्यारे से आपके चैनल फिजिक्स 101 पे एक बहुत शानदार तरीके से बच्चे मैं फिजिक्स यहाँ पे पढ़ाने वाला हूँ। बहुत ही अच्छी क्वालिटी का कंटेंट और बहुत ही अच्छी तरीके से प्रेजेंट होगा, जिससे आप क्या कहते हैं अपने एग्जाम में फिजिक्स में के पोर्शन में बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाएंगे। तो अपना जो टॉपिक है बच्चे वो क्या है, यूनिट्स एंड डायमेंशंस। क्या है बच्चे, यूनिट्स एंड डायमेंशन। तो अपन पढ़ाई करने वाले हैं किसकी बच्चे, यूनिट्स एंड डायमेंशन। तो आज के इस चैप्टर में मैं यूनिट एंड डायमेंशन की कंप्लीट थ्योरी, कंप्लीट कंसेप्ट्स लूंगा और हर तरीके के जो क्वेश्चंस बनते हैं या फिर यूनिट डायमेंशंस के जहां जहां यूज होता है वो सारी चीजें मैं यहाँ पे समझाने वाला हूँ, जिससे कि आप यूनिट एंड डायमेंशन के किसी भी क्वेश्चंस को बहुत इजीली कर पाएंगे, समझ पाएंगे, सीख पाएंगे और आप एग्जाम में एक अच्छे नंबर स्कोर कर पाएंगे। ठीक है बच्चों, तो बच्चों मेरा नाम है अमन सिंह एंड आई एम फिजिक्स फैकल्टी एट न्यू अनअकैडमी चैनल फिजिक्स 101 और साथ ही साथ बच्चे मैं न्यूक्लियस एजुकेशन कोटा राजस्थान में भी पढ़ा रहा हूँ। इससे पहले बच्चे मैं एलन कैरन इंस्टीट्यूट, आकाश इंस्टीट्यूट एंड बंसल क्लासेस कोटा में पढ़ा चुका हूँ। मेरे को टोटल का पढ़ाते हुए 7+ ईयर्स ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस हो चुका है और अब अपने शानदार से चैनल फिजिक्स 101 के थ्रू पूरे देश के सारे बच्चों को फिजिक्स को एक बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ाने की कोशिश में लगा हुआ हूँ। तो बच्चों साथ में मिल जाओ और शानदार तरीके से पढ़ते हैं। अनअकैडमी के पेड प्लेटफॉर्म का सब्सक्रिप्शन लेने के लिए बच्चे आप अनअकैडमी का लर्निंग ऐप जो है प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लेंगे। अनअकैडमी के नीट यूजी के सेक्शन में जाएंगे या फिर अगर आईआईटी जेई की तैयारी कर रहे हैं तो आईआईटी जेई की तैयारी सेक्शन में जाएंगे और वहां पे जाके गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करेंगे। जब आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको मिलती हैं डेली लाइव क्लासेस, लाइव टेस्ट एंड क्विजेस, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज एंड अनलिमिटेड एक्सेस। डेली लाइव क्लासेस में 2 वे इंटरेक्शन रहता है और अपने कम्युनिकेशंस काफी स्ट्रांग रहते हैं, लाइव डाउट्स रहते हैं। हर टॉपिक जैसे जैसे मैं पढ़ाता जाऊंगा, अगर कोई माइन्यूट सा भी डाउट आ रहा है तो आप वहां पे पूछ सकते हैं। उससे बच्चे फायदा ये रहेगा कि वो टॉपिक सेम डेट पे बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, माथे में छप जाएगा, जिसके आप बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकते हैं। फिर अगेन उसके डाउट्स पूछ सकते हैं। इस तरीके से बच्चे आपके हर एक टॉपिक, हर एक चैप्टर्स काफी अच्छे लेवल की अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी, जिससे आपको एक बहुत अच्छे लेवल का कॉन्फिडेंस आएगा अपनी क्या कहते हैं सब्जेक्ट को लेके। और उस कॉन्फिडेंस के थ्रू बच्चे आप बहुत अच्छे रैंक और बहुत अच्छे मार्क्स लेके आ सकते हैं। स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज टॉपिक वाइज रहते हैं, तो कभी भी कोई भी टॉपिक रिवाइज करना है तो उस पर्टिकुलर टॉपिक को सर्च करके जाके देख सकते हैं। लाइव टेस्ट एंड क्विजेस के सेक्शन में जाके बच्चे टेस्ट एंड क्विजेस दे सकते हैं और वहां पे जाके अपनी परफॉर्मेंस को एवेल्युएट कर सकते हैं, बेंचमार्क कर सकते हैं, देख सकते हैं। और बच्चे आपको अनअकैडमी के पेड सब्सक्रिप्शन लेने पर मिलता है अनलिमिटेड सब्सक्रिप्शन। जैसे अगर आपने नीट का सब्सक्रिप्शन लिया तो आपको कंप्लीट फिजिक्स भी पढ़ने को मिलेगी, केमिस्ट्री भी, बायो भी। एक सिंगल सब्सक्रिप्शन में आप किसी एक सब्जेक्ट के पैसे नहीं दे रहे, आप पूरे एक प्रिपरेशन, एक एग्जाम के लिए प्रिपरेशन पैसे दे रहे हैं। तो अगर नीट के एग्जाम के लिए पैसे दे रहे हैं तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों सब्जेक्ट एक्सेस कर पाएंगे। और अगर बच्चे जेई के लिए अगर बच्चे आपने लिया है तो आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स कर पाएंगे। तो किसी भी जो भी सेक्शन लेंगे उसके कंप्लीट जितने भी सब्जेक्ट उस एग्जाम में आते हैं वो सारे यहाँ पे पढ़ाए जाएंगे। और इस अनलिमिटेड एक्सेस को अवेल करने के लिए आप बच्चे मेरा कोड ASLIVE यूज कर सकते हैं। दिस इज माय सब्सक्रिप्शन कोड। इससे आपको बेनिफिट ये मिलेगा कि आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा अनअकैडमी के पेड प्लेटफॉर्म पे। फ्री लाइव क्लासेस के सेक्शन में जाके बच्चे आप लाइव क्लासेस देख सकते हैं, समझ सकते हैं, सीख सकते हैं कि लाइव क्लासेस कैसे काम करती हैं और कैसे यहाँ पे पढ़ाई की कराई जाती है। नीट यूजी के सब्सक्रिप्शन प्लेटफॉर्म को क्या कहते हैं एक्सेस करने के लिए 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन प्लेटफॉर्म आपको 30,000 का है, जिसमें अगर आप बच्चे मेरा सब्सक्रिप्शन कोड ASLIV यूज कर लेते हैं तो यही आपको 27,000 का पड़ेगा। और 24 मंथ का अगर मैं सब्सक्रिप्शन प्लान की बात करूं तो ये आपको कितने का पड़ेगा बच्चे, 36,000 का है। अगर आपने बच्चे मेरा सब्सक्रिप्शन कोड AS लाइव यूज किया तो ये कोड यूज करने के बाद आपको 32,400 का यही कोड पड़ेगा। तो काफी चीप एंड काफी इकोनॉमिकल है और बेस्ट क्वालिटी की एजुकेशन इस प्लेटफॉर्म पे आपको मिलती है। तो इसका आपको अवेल करें जल्दी से जल्दी और अपने एग्जाम की प्रिपरेशन में लग जाएं, जिससे आपकी परफॉर्मेंस काफी बूस्ट हो जाएगी और आपके सिलेक्शन के चांसेस काफी बढ़ जाएंगे। तो बच्चे मेरा कोड यूज करें, इससे आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। कंफर्टेबल है? आप शुरू करते हैं बच्चे मेरा अपना टॉपिक यूनिट्स एंड डायमेंशन। क्या चीज बच्चे? यूनिट्स एंड डायमेंशन। सबसे पहले बात करेंगे कि भाई क्या है यूनिट्स और क्या है डायमेंशन। तो दोनों को बच्चे मैं पहले थोड़ा थोड़ा सा मैं समझा देता हूँ, फिर डिटेल में शुरू करेंगे और हर तरीके के क्वेश्चंस, हर तरीके के कंसेप्ट को बहुत अच्छे तरीके से देखते हुए निकलेंगे।
तो शुरू करते हैं बच्चे भाई कहानी की। सर ये यूनिट्स होता क्या है और क्या जरूरत है इसकी और हम क्यों पढ़ रहे हैं इसको, इस सारे बातों के मैं जवाब देने वाला हूं। तो बच्चे यूनिट्स का काफी, जैसे कोई भी फिजिकल क्वांटिटी, अब आप कहोगे सर फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, मैं कहूंगा सब्र करो। मैं क्या कहूंगा, सब्र करो, सब कुछ बताया जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहली बात आती है कि सर यूनिट्स क्या होते हैं। पहले समझना बच्चे, डे टू डे लाइफ रूटीन में हम काफी सारी एक्टिविटीज करते हैं, काफी सारी चीज कमोडिटीज के एक्सचेंज करते हैं, और उन कमोडिटीज के एक्सचेंज करने में हमें यूनिट्स की नीड है। फॉर एग्जाम्पल, आपके क्या कहते हैं घर पे आपकी मम्मी ने आपसे कहा बेटा जाओ और मार्केट से 1 kg 1 kg कुछ भी ले आओ, शुगर ले आओ। आप गए 1 kg ले आए, आपने दुकानदार से कहा कि भाई साहब 1 किलोग्राम शुगर दे दो, उसने दे दिया, बहुत बढ़िया। अब आप चले गए अपने कॉलेज हॉस्टल में। आप रह रहे थे बिहार के किसी गांव में और वहां पे आपकी मदर ने आपसे 1 किलोग्राम का शुगर मंगाया था। आप जाके दुकान पे गए और बोले बबुआ 1 किलो चीनी तौल दो भोजपुरी में। तो उसने तौल दी और आपको दे दी। फिर आप आ गए बढ़िया बिल्कुल दिल्ली में। दिल्ली में आप अपने क्या कहते हैं कॉलेज में हैं, वहां पे आप गए और मेस में, मेस वाले के पास भी सामान खत्म हो रहा था। ऐसा होता नहीं कि मेस वाला आपसे सामान मंगाए, बट चलो हमारे एग्जाम्पल में मेस वाले ने आपसे कहा ए जाओ जरा 1 किलो चीनी ले आओ। तो आप गए उस कॉलेज के बाहर वाली शॉप पे और 1 kg आपने उससे भी कहा कि यार 1 किलोग्राम शुगर दे दो। तो उसने 1 किलोग्राम शुगर दे दी। तो आप जब यहाँ से जब बिहार में खरीदी थी और चाहे आपने क्या कहते हैं दिल्ली में खरीदी, क्या अमाउंट ऑफ शुगर चेंज होगा? बिल्कुल भी नहीं। कहो कि हाँ सर उसने कम तौल दी, थोड़ा बहुत देखो ह्यूमन एरर आ सकता है, बट मैं कहूँ बहुत राशि कि इसका 1 किलो और उसमें क्या कहते हैं 10 ग्राम आई, ऐसा कोई चेंजेस नहीं आ सकते। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमने एक चीज यूनिट करी किलोग्राम, इसको हम बोलते हैं यूनिट। ये किलोग्राम क्या है बच्चे, ये किलोग्राम क्या है बच्चे, एक यूनिट है। इस यूनिट एक जो कि हम अभी आज की डेट में जो यूज कर रहे हैं, इसकी कहानी पे भी हम आएंगे। ये एक बहुत स्टैंडर्ड टर्म है जिसको सब जानते हैं। आप बिहार चले गए, दिल्ली चले गए, फिर थोड़ा और बढ़ गए और अपना एमएस करने के लिए, मास्टर्स करने के लिए या जॉब करने के लिए आप चले गए क्या कहते हैं लंदन। वहां पे भी आप गए, आपने कहा कि भाई 1 किलोग्राम शुगर चाहिए। ठीक है, नहीं यहाँ लंदन नहीं जाएंगे, ठीक है न्यूयॉर्क चले गए। ठीक है, कहाँ चले गए बच्चे, न्यूयॉर्क। तो अब जब न्यूयॉर्क चले गए तो न्यूयॉर्क पे भी सेम हुआ, आप चीनी खरीदने गए, उसने 1 किलोग्राम चीनी तौल दी और आपको दे दी। ऑलमोस्ट इन तीनों की, इसकी इसकी और इस वाले 1 किलोग्राम की क्वांटिटी क्या हुई बच्चे, सेम रही। इसकी, इसकी और इसकी, इन तीनों 1 किलोग्राम की जो क्वांटिटी रही सेम रही। क्यों? क्योंकि बिकॉज ऑफ दैट टर्म किलोग्राम, जो कि यूनिवर्सली सब लोग जानते हैं। ये तो आज का एग्जिस्टिंग सिस्टम है, एग्जिस्टिंग चीजें हैं जो बना दी, जो लोग जानते हैं। तो ना बिहार में दिक्कत आई आपको, ना दिल्ली में, ना ही। बट आज से अगर मैं 1000 साल पुरानी बात करूं, 1000 साल भी बहुत पुराना बोल दिया, इतने भी नहीं, अभी 100-200 साल पहले भी ऐसी ही समस्याएं थी। मैं 1000 साल थोड़ा प्रिमिटिव एज पे चला जाता हूँ, तब इंडिया के कई सारे हिस्से थे, इवन इंडिया जैसी कोई चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। बहुत सारी क्या कहते हैं रियासतें थी और छोटे छोटे राज्य थे, साम्राज्य थे। तो लेट से आप किसी क्या कहते हैं जो बिहार में उस वक्त किसी का जो राज्य था, ठीक है, बिहार में जिनको उनका रहा था, वहां पे जो मास की यूनिट चलती थी, मास के कंपैरिजन से, वहां पे जब ट्रेड करते थे, मान लो चावल खरीदना है या गेहूं खरीदना है या सब्जियां खरीदनी है, तो मास को जो, जिस चीज को बोलते थे मास की यूनिट यूज करते थे चिंटू। और उस समय का खैर मोटे तगड़े लोग होते थे। 1 चिंटू, एक चिंटू किसके बराबर होता था, 5 kg के बराबर। तो वहां पे यूनिट ऑफ मास क्या चलता था, चिंटू। जैसे कि अगर रीजनल टर्म में हमारे उत्तर प्रदेश में एक चलता है पसेरी। पसेरी, एक पसेरी मतलब होता है 5। तो वैसे ही बिहार में लेट से यूनिट ऑफ मास, यूनिट ऑफ मास बिहार में क्या चलती थी, चिंटू। उसी वक्त बच्चे अगर इजिप्ट चले गए, मान लो कुछ हुआ और आप इजिप्ट चले गए, ठीक है, इजिप्ट में यूनिट ऑफ मास थी 1 पिंटू।
अब यहाँ पे पिंटू जो होता था, पिंटू को अगर मैं किलोग्राम के टर्म में बताऊं, आज मतलब उस समय का एक चिंटू जो होता था ना, आज के 5 किलोग्राम के बराबर था। और इजिप्ट के जो लोग थे, उनका जो यूनिट ऑफ मास था पिंटू, ठीक है। या फिर हो सकता है कि नाम अलग ना हो, ऐसा भी हो सकता है उन्होंने भी बाय चांस सेम नेम यूज कर लिया हो, बाय चांस उन्होंने भी सेम नेम यूज कर लिया, वो भी यूनिट ऑफ मास उनकी भी चिंटू थी, नाम सेम था लेकिन काम अलग अलग था। इनका एक चिंटू आज की डेट के 250 ग्राम के बराबर, किलोग्राम नहीं ग्राम, मतलब टेक्निकली अगर बच्चे मैं बोलूं, टेक्निकली अगर मैं बोलूं तो आज की डेट के हिसाब से जो स्टैंडर्ड आज हम किलोग्राम यूज करते हैं, इससे कंपैरिजन में लिखूं तो 0.25 केजी। ये भी यूनिट ऑफ मास को बोल चिंटू रहे, लेकिन इनके चिंटू का मतलब है 0.25 केजी, और आपके यहाँ चिंटू का मतलब होता है 5 किलोग्राम। तो आप बिहार में रहते रहते अपने मम्मी पापा के साथ, तो आपके घर पे मेहमान आए, और मेहमान ने कहा कि आज तो हम गाजर आलू के पराठे खाएंगे। और बड़े बड़े मतलब लोग आए, मतलब 4 लोग आए थे, उन्होंने कहा हम तो बढ़िया बिल्कुल पेट भर के आलू का पराठा खाएंगे। तो आपकी मम्मी ने सोचा ये 4 लोग हैं, 1-1 किलो आलू खा जाएंगे, और हमारे घर वाले लोग तो 5 किलो आलू ले आओ, जाओ, और 5 किलो का हम आलू का हम क्या कराएंगे, आलू के पराठे और मेहमान को ले आएंगे। तो 5 किलोग्राम मंगाने थे उन्हें टेक्निकली। तो आपकी मम्मी ने कहा जाओ बेटा 1 चिंटू आलू ले आओ। तो बिहार में 1 चिंटू का मतलब क्या था, 1 किलोग्राम, मतलब वहां बिहार का 1000 साल पहले, 1000 ईयर्स बैक, बिहार में 1000 साल पहले यूनिट ऑफ मास क्या होती है, चिंटू। और आप 1 चिंटू का मतलब होता था 5 किलोग्राम। तो आपकी मम्मी ने कहा कितने लोग हैं, 4 लोग आए और अपने घर के मतलब 1 चिंटू करीब आलू लग जाएंगे। तो आपकी मम्मी ने कहा जाओ बेटा मार्केट से जाओ और 1 चिंटू आलू ले आओ। आप भगते गए और आपने 1 चिंटू आलू ले आए। क्वांटिटी कितनी आनी थी आज के हिसाब से देखे तो 5। अब बढ़िया सारी चीजें, फिर आपके पापा का ट्रांसफर हो गया और आप पहुंच गए इजिप्ट। अब इजिप्ट में भी यूनिट ऑफ मास को बोल तो चिंटू रहे हैं। फिर आपसे के घर पे क्या कहते, वही 4 मेहमान आ गए, उन्होंने कहा फिर आज हम फिर से आलू के पराठे खाएंगे। अब आलू के पराठे उन्होंने कहा कि ठीक है भाई। तो आपकी मम्मी ने कहा कि बेटा जाओ 1 चिंटू आलू ले आओ। तो 1 चिंटू आलू लेने जब आप गए, आपने कहा भैया 1 चिंटू आलू दे देना, उसने इतने आलू तौल के दे दिया, आप बिल्कुल लहराते हुए घर आ गए। अब जैसे ही घर पहुंचे, मम्मी ने देखा एक तो लेट हो रखा, तो मेहमान कहते अरे जल्दी खिलाओ भूख लग रही है, ये कोई क्या कहते हैं मेहमान को बैठाने का तरीका है, इंतजार करा रहे हो, इस तरह की बातें करने लगे। आपकी मम्मी ने कहा बना रहे जल्दी। जब आप आलू लेके पहुंचे, एक तो घूमते घामते, तो देखा 250 ग्राम आलू थे। तो मम्मी ने 2 चांटे लगाए कि यार ये क्यों ले आए इतने, हमने तुमसे क्या कहते 1 चिंटू मंगाए थे, मतलब मम्मी के दिमाग में तो इतने आलू आने चाहिए थे, लेकिन इजिप्ट में 1 चिंटू की वैल्यू ही कम थी, तो आप लेके इतने ही आए। आपने बोला 1 चिंटू, आपकी भी गलती नहीं। गलती क्या हुई, एक यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ यूनिट नहीं था। हम हमारे लिए यूनिट्स के वैल्यूज अलग अलग थे, यूनिट्स की लोगों के दिमाग में समझ अलग अलग थी, पिक्चर्स अलग अलग थी। इसीलिए अगर आज की डेट में भी देखो, तो जो बहुत पुराने तरीके से जो एक चीज का मेजरमेंट होता है, वो होता है लैंड्स का। तो कभी भी अगर लैंड परचेज की हो, या फिर क्या कहते हैं कभी सुना भी हो, डिस्कशन में भी पार्ट लिया हो, तो आपको मालूम होगा कि कई जगह लैंड्स की यूनिट होती है, जैसे एक तो नॉर्मल मीटर स्क्वायर, ठीक है, फीट स्क्वायर, ये तो एक नॉर्मल यूनिट्स है। बट गांव वाँव में अगर थोड़ा मतलब रूरल इंडिया में चले जाएंगे, तो वहाँ यूनिट ऑफ क्या कहते हैं जो लैंड होती है, वो ऐसे बोलेंगे बीघा, बिस्सा, हट्टा, कट्ठा, कुछ भी बोलते हैं। तो अगर बीघा की बात करें, एक बहुत कॉमन सा टर्म है बीघा लैंड की यूनिट का। तो बीघा अगर आप देखेंगे तो हर जगह आप थोड़ा नोटिस करे होंगे, तो हर जगह अलग होगा। यूपी का बीघा अलग होता है, बिहार का अलग होता है, राजस्थान में बीघा का साइज आप बोल जाओगे ना, तो राजस्थान में बीघा अलग साइज का आएगा, मतलब 1 बीघा में एरिया अलग आएगा। और यूपी में बीघा में अलग एरिया आएगा, बिहार में अलग आएगा, मध्य प्रदेश में अलग आएगा। तो शब्द सेम है बीघा, बट उसकी अंडरस्टैंडिंग, उसका यूजेस अलग अलग रीजन में अलग अलग होता था। तो जब ग्लोबलाइजेशन शुरू हुआ, इंटरनेशनल ट्रेड्स हुए, पहले तो क्या एक छोटा सा राज्य होता था, उसी में अंदर इंटरनल कमोडिटीज होती थी, बार्टर सिस्टम मैक्सिमम चलता था। भाई गेहूं लो, गेहूं दो, चावल ले लो,
सरसों दो, तेल ले लो, नारियल दो, तो मतलब सब आपस में कुछ ना कुछ कमोडिटीज कोई प्रोड्यूस करता था, वो उसको कुछ देता था, ये इसको कुछ देता था। तो सेल्फ सस्टेनिंग सा कुछ था और मतलब सिस्टम सा बना हुआ था जिसमें मतलब पैसे रुपयों का इतना मोल नहीं था, मोस्टली बार्टर सिस्टम चलता था या पैसे रुपये का भी मोल चलता था। तो इंटर द स्टेट चलता था, मतलब इंटर एक छोटा सा राज्य में चलता था। जैसे आप चले गए चित्तौड़गढ़, तो चित्तौड़गढ़ के जो राज्य था तो उसी में वो सारी चीजें चलती थी। तो जैसे जैसे राज्य थे, साम्राज्य थे, जैसे जैसे क्या कहते हैं राजा लोग, क्या कहते हैं जितना बड़ा राज्य था उसी में ट्रेड करते थे। इंटर इंटर इंटरनेशनल ट्रेड्स नहीं थे एक तरीके से। अब जैसे जैसे ग्लोबलाइजेशन होता गया, एडवांस होते गए, लोग क्या कहते हैं दूर दूर कम्युनिकेट करने लगे, दूर दूर का ट्रेड होने लगा। तो अब वही बात है कि भाई किसी ने क्या कहते हैं लंदन से आपसे किसी चीज का ऑर्डर मंगाया कि भाई साहब आप मेरे को ये एक पर्टिकुलर टी की तरीके की टी है जो असम में सिर्फ प्रोड्यूस होती है, जो पर्टिकुलर टी तरीके की टी है जो सिर्फ असम में प्रोड्यूस होती है। और लंदन के राजा को बड़ी पसंद थी, तो लंदन के राजा ने कुछ मंगाई कि भाई आप दे देना हमको 5 किलोग्राम। अब लंदन में 5 किलोग्राम का मतलब होता था क्या क्या कहते हैं, मतलब उन्होंने 5 किलोग्राम बनाई। तो अब लंदन में जो किलोग्राम है और यहाँ पे जो किलोग्राम मतलब मास की जो यूनिट थी वो अलग अलग थी। तो उन्होंने मंगाई कुछ, पहुंची कुछ। मान लो लंदन वाले राजा ने 5 किलो की अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से बनाई, बट जो यूनिट यूज करी वो असम में उसके अंडरस्टैंडिंग का मतलब था बच्चे 50 ग्राम। तो छोटी सी एक टी बैग बराबर टी भेज दी असम से लंदन। तो इतना बड़ा दूर गई, राजा ने इंतजार किया, फिर पता चला इतनी सी चाय आई है। तो इस तरीके के इंटरनेशनल ट्रेड्स पॉसिबल नहीं थे बिकॉज एम्बिग्युइटी इन द अंडरस्टैंडिंग ऑफ यूनिट बहुत थी। तो फिर कुछ इस तरीके के सिस्टम्स बनाए गए और देखा गया यार ये तो बहुत प्रॉब्लम आ रही है, समस्याएं आ रही हैं। तो कुछ बड़े लोगों ने, बड़े साइंटिस्ट लोग जो विद्वान लोग थे वो लोग बैठे, उन्होंने कुछ सिस्टम ऑफ यूनिट्स बताए। तो अब जैसे आज की डेट में मास की यूनिट किलोग्राम यूज कर रहे हैं, दैट इज यूनिवर्सली नोन एंड एक्सेप्टेड। दुनिया के किसी भी कोने में चले जाओ सबको मालूम है 1 किलोग्राम कितना होता है। तो इससे अपना बच्चे मेजरमेंट्स के जो इश्यूज थे वो रिजॉल्व हो गए। और इस चैप्टर में हम यही सारी चीजें पढ़ने वाले हैं कि इसका एवोल्यूशन कैसे हुआ, फिर इसका यूज कहाँ करते हैं और कैसे कैसे सारी चीजें होती। क्योंकि एक सिस्टम ऑफ यूनिट नहीं है, किलोग्राम भी है और ग्राम भी है। अब देखो इसका तो तुम्हें मालूम है कि भाई 1,000 ग्राम जो होते हैं वो 1 kg के बराबर होते हैं। बट ऐसे बहुत सारी जैसे आ जाएंगी यूनिट्स, तब आपको दिक्कत आने लगेंगी। जैसे मैं कह दूं भाई प्लैंक्स कांस्टेंट का सीजीएस में वैल्यू बता दो, या फिर मैं तुमसे बोलूंगा कूलॉम्स कांस्टेंट की सीजीएस में वैल्यू बता दो, या फिर मैं तुमसे कोई भी चीज किसी की भी यूनिट्स पूछने लगूं, प्रेशर की पूछने लगूं, वर्क की पूछने लगूं, एनर्जी की पूछने लगूं, तो ये सारे टर्म्स में आप क्या कहते हैं सारी के सारे कन्वर्जन्स आप याद नहीं कर पाएंगे और आपको प्रॉब्लम आने लगेगी। तो ये सारे यूनिट्स एंड डायमेंशंस यूज करने के बाद आप बहुत इजीली किसी भी यूनिट को वन फॉर्म से अनदर फॉर्म में कन्वर्ट कर पाएंगे। और हर एक यूनिट एंड डायमेंशन से रिलेटेड आप हर एक तरीके की प्रॉब्लम्स को बहुत इजीली सॉल्व कर पाएंगे। तो मोटा मोटे रूप में मेरे ख्याल से आपको ओवरव्यू पता चल चुका है कि चैप्टर में क्या चीजें हैं, कैसे हैं, और क्या चीज पढ़नी है और क्या चीज कैसे करनी है। मेरे ख्याल से सब लोग कंफर्टेबल होंगे, खुश होंगे, क्लियर होगा। शुरू करते हैं यूनिट्स एंड डायमेंशन। तो सबसे पहले टर्म आता है बच्चे, क्या है अपना, आता है फिजिकल क्वांटिटी। क्या आता है बच्चे? फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती है? एनी क्वांटिटी दैट कैन बी मेजर्ड। कोई भी क्वांटिटी अगर हम उसे मेजर कर सकते हैं उसका नाम होता है फिजिकल क्वांटिटी। और फिजिक्स में इन फिजिक्स अगर मैं बात करूं, वी विल ओनली, पूरी फिजिक्स में आज से लेके 11th और 12th की पूरी फिजिक्स में, इवन फिजिक्स चाहे 11th 12th की हो चाहे ग्रेजुएशन चाहे कैसी भी, वी विल स्टडी वी विल स्टडी ओनली अबाउट फिजिकल क्वांटिटी। नॉन फिजिकल क्वांटिटीज भी होती हैं, हम ये नहीं कह सकते, लेकिन उनकी स्टडीज जो होती है वो फिजिक्स के अंडर नहीं आती। फिजिक्स के अंदर स्टडी किसकी आती है? सिर्फ और सिर्फ फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी का मतलब जिसको हम मेजर कर सकते हैं। तो मेजर जिसको कर सकते हैं उसी का डिस्क्रिप्शन देना और उसी की स्टडी ही फिजिक्स में है, नॉन फिजिकल क्वांटिटीज की स्टडी नहीं है।
तो फिजिकल क्वांटिटी मतलब जिस किसी भी चीज को हम नाप सकते हैं, जैसे कि टाइम, लेंथ, मास, फोर्स, वर्क, प्रेशर, एनर्जी, एनीथिंग दैट कैन बी मेजर्ड, जिसको भी हम नाप सकते हैं। देखो लेंथ फीता लाए, मीटर स्केल लाए, नाप लिया, टाइम घड़ी से नाप लिया, मास वेट कर लिया, फोर्स नाप लिया, वर्क नाप लिया, एनर्जी नाप ली, प्रेशर नाप लिया। ठीक है, तो जो कुछ भी चीज हम नाप सकते हैं वो सारी चीजें कैसी है, फिजिकल। और इन्हीं सारी चीजों की स्टडी, इन्हीं सारी चीजों का डिस्क्रिप्शन अपना जो चैप्टर है यूनिट एंड डायमेंशन, उसमें हम इंक्लूड करते। अब इसके बाद क्वांटिटी आती है नॉन फिजिकल क्वांटिटी। क्या आती है बच्चे, नॉन फिजिकल क्वांटिटी। अब ये नॉन फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है बच्चे, वो क्वांटिटी जिनको मेजर नहीं कर सकते। आपको ऐसी कौन सी क्वांटिटी हो गई जिसको मेजर नहीं कर सकते, तो ऐसी बहुत सारी क्या, इमोशंस, लव, मुझे गुस्सा आ रहा है, दूसरा बोला मेरे को भी गुस्सा आ रहा है। अब तुम बता सकते हो किसको ज्यादा आ रहा है, किसको कम आ रहा है, इसका कोई मीटर है ना आपने का गुस्सा। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं, इस बात का कोई मीटर है क्या कि सच में प्यार करते हैं या ऐसे ही। अगर ऐसा होने लगता तो क्या कहते हैं, इतने इश्क मोहब्बत धोखे नहीं होते, क्योंकि सबको रियलिटी मालूम होती। तुमने मीटर लगाया, देखे सच में प्यार कर रहा है या सिर्फ झूठ बोल रहा है। बट इस तरीके के कोई मीटर्स, इस तरीके की मेजरमेंट हम नहीं कर सकते। तो जिन क्वांटिटी का ऐसा कहते हैं नहीं, ये नहीं कह सकते कि प्यार जैसी कोई चीज नहीं होती, इमोशंस नहीं होते, गुस्सा नहीं आता, खुशी नहीं होती। ठीक है, ये सारी चीजें जिनको हम नाप नहीं सकते, मेजरमेंट नहीं कर सकते, ऐसी भी चीजें एग्जिस्ट करती हैं, बट दे आर नॉट कॉल्ड एज फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी किसको कहेंगे, जिसको हम मेजर कर सकते हैं, जिसको हम नाप सकते हैं। तो जिस किसी भी चीज को हम मेजर कर सकते हैं उस चीज को अपन क्या कहते हैं, फिजिकल क्वांटिटी। उस चीज को अपन क्या कहते हैं बच्चे, फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी मतलब जिस किसी भी चीज को हम नाप सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। अब एक शब्द आया, वैसे तो आप सबको नोन होगा बट फिर भी अपन पढ़ेंगे कि भाई मेजर करने का मतलब क्या आता है, व्हाट इज मेजरमेंट। तो अब जो अपना टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जो चीज पढ़ने वाले हैं कि भाई मेजरमेंट का मतलब क्या है। मेजरमेंट का मतलब होता है बच्चे कंपैरिजन ऑफ। अब कंपेयर करोगे तो किसी दो चीज में कंपेयर करोगे ना, सिंगुलर चीज का तो एक अकेला, इसको कंपेयर करने का तो मतलब ही नहीं। कंपैरिजन के लिए कितनी चीज चाहिए, तो क्या करते हैं, जिस क्वांटिटी को नापना होता है, मेजर करना होता है, उसका कंपैरिजन करते हैं with the standard of same physical quantity, with the standard of same physical quantity, किसी एक स्टैंडर्ड से ऑफ सेम फिजिकल क्वांटिटी से कंपैरिजन करते हैं। इस चीज को क्या कहते हैं, मेजरमेंट। एग्जांपल लेता हूं मैं इसका। एग्जांपल लेट से मैंने लिख दिया 5 किलोमीटर। तो हमने ये जो टर्म लिखा है 5, ये क्या बच्चे, कंपैरिजन। ये क्या है बच्चे, कंपैरिजन। और ये किलोमीटर क्या है बच्चे, स्टैंडर्ड। ये एक स्टैंडर्ड है जिससे हमने कंपेयर किया। ये एक स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड मतलब जो सबको मालूम है, ये किलोमीटर एक स्टैंडर्ड है। एक जो स्टैंडर्ड है उसके 5 टाइम्स, 5 क्या बता रहे, एक न्यूमेरिकल वैल्यू है, मतलब जो भी क्वांटिटी अपन ने, जो भी लेंथ अपन ने मेजर करी, वो एक स्टैंडर्ड जिसको अपन किलोमीटर नाम से जानते हैं, उसके 5 टाइम्स है, 5 गुना है। 1 किलोमीटर के 5 गुना है। तो 5 किलोमीटर ये क्या है, एक मेजरमेंट। ये क्या है, एक मेजरमेंट। जैसे अगर बच्चे मैंने ये एक नंबर लिख दिया, व्हाट इज दिस, दिस जस्ट ए नंबर। इसका फिजिक्स के हिसाब से कोई मतलब नहीं, दिस इज मैथमेटिकल नंबर, इसका कोई सिग्निफिकेंस, कोई मतलब नहीं है। लेकिन जैसे ही हमने इसके आगे लिख दिया 500 किलोमीटर, आपको समझ में आ गया कहीं की डिस्टेंस है। मैंने बोल दिया 500 kg, आपने कहा सोच समझ में आ गया किसी चीज का मास है। तो जैसे ही मैं स्टैंडर्ड समझ लिख रहा हूं, तो तुम्हें एक तो ये भी समझ में आ रही है कि कौन सी फिजिकल क्वांटिटी यहाँ मास नाप रहे थे और यहाँ पे लेंथ नाप रहे थे। ठीक है, तो अब हमें समझ में आया कि भाई ये एक स्टैंडर्ड है जिससे कंपेयर किया तो उसका 500 टाइम है। अगर मास नाप रहे तो ये एक स्टैंडर्ड है किलोग्राम, और उससे जब कंपेयर किया तो 500 टाइम्स है। इसी तरह 5 किलोमीटर लिखा तो किलोमीटर इज एन स्टैंडर्ड, और 5 क्या है, कंपैरिजन। एक स्टैंडर्ड जो सेट किया हमने किलोमीटर का, लेंथ के यूनिट का, लेंथ का, जिसको हमने किलोमीटर बोला, उसका
5 टाइम्स है। तो कंपैरिजन करने के प्रोसेस को क्या कहते हैं बच्चे? कंफर्टेबल है। और इस स्टैंडर्ड जिससे हम कंपेयर कर रहे हैं इसी को अपन नाम देते हैं यूनिट्स। तो उस यूनिट का 5 टाइम है। जो स्टैंडर्ड जो अपन जिससे कंपेयर कर रहे हैं उसी को अपन नाम देते हैं यूनिट्स। तो अब अपन बात करते हैं भाई यूनिट्स क्या होते हैं। तो जो भी फिजिकल क्वांटिटी अगर मेजर करते हैं आर मेजर विद रिस्पेक्ट टू स्टैंडर्ड, तो जो वही अभी मैंने बताया जिस स्टैंडर्ड से कंपेयर करते हैं उस स्टैंडर्ड को ही अपन क्या कहते हैं? यूनिट। मैग्नीट्यूड ऑफ सेम है एंड दीज स्टैंडर्ड और कॉल्ड यूनिट्स। इन स्टैंडर्ड्स को ही यूनिट कहते हैं। जैसे अगर टाइम को करना है तो सेकेंड है, लेंथ को मीटर है, मास को किलोग्राम है। ठीक है, जहां कहीं मैंने एग्जांपल में लिख दिया लेट्स से 20 मीटर, मतलब क्या है? ये एक स्टैंडर्ड है, इसको अपन क्या बोलेंगे? यूनिट। और ये इसका आया कंपैरिजन, ये आया कंपैरिजन मतलब एक स्टैंडर्ड जो यूनिट है मीटर लेंथ की, उसके जो हमने जो चीज जिस चीज की भी लेंथ नाप रहे थे वो उसके 20 टाइम्स है। लेट से मेरा ये बोर्ड है, इसकी लेंथ मेरे से पूछी गई, तो मैंने कहा ये एच की यहां से यहां तक की लेंथ फॉर एग्जांपल मैंने बोली 20 सेंटीमीटर है। दैट मीन्स सेंटीमीटर एक क्या है, मैंने क्या बोल दिया? 20 सेंटीमीटर है। मैंने क्या बोल दिया? 20 सेंटीमीटर। मतलब ये जो सेंटीमीटर दिख रहा है ना, ये एक स्टैंडर्ड है। उससे कंपेयर किया, एक सेंटीमीटर एक स्टैंडर्ड है, उससे जब कंपेयर किया तो मेरी इसकी लेंथ उस सेंटीमीटर के कितने, जो एक स्टैंडर्ड जो सबको मालूम था उसके कितने टाइम्स आई? 20 टाइम्स आई। तो कंपैरिजन यूनिट मेजरमेंट का मतलब होता है कंपैरिजन विद एन स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड्स को ही क्या कहते हैं? अब बताते हैं कि भाई किसी भी चीज को यूनिट कब कहेंगे। तो 4 बेसिक प्रॉपर्टी है किसी भी चीज को यूनिट कहें। दे मस्ट बी वेल डिफाइंड। वही बात है कि जब इजिप्ट में गए थे, चार्टे पढ़े थे आपने, जब इजिप्ट में गए थे तो 1/5 किलोग्राम था और 1/0, तो वेल डिफाइंड नहीं था, सबको सेम तरीके से डिफाइंड नहीं था। तो सबसे पहली बात, दे मस्ट बी वेल डिफाइंड। दे शुड बी इजिली अवेलेबल एंड रिप्रोड्यूसिबल। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि पहले के राज्य में क्या चलता था, यूनिट ऑफ लेंथ फुट चलती थी। तो राजा का जो पैर होता था उसी को बोल देते थे लेंथ ऑफ लेंथ की स्टैंडर्ड, जिसको बोल दिया फुट। अब राजा को कपड़ा सिलवाना है, शेरवानी सिलवानी है अपने, उसने कहा जाओ यार इतने मीटर का कपड़ा है वो ले आओ वहां से। तुम गए लेने, या फिर इतने फीट का है। अब राजा का पैर काट के तो ले नहीं जाओगे। तो दैट इज मीन्स कि अगर कोई भी चीज अगर इजीली अवेलेबल नहीं है तो उसको हम यूनिट नहीं कह सकते। तुमने बोल दिया कि भाई क्या कहते हैं वहां जंगल में नाग मिलेगा, उसकी नाग मणि निकलेगी और उस मणि की जो वेट होगा उसको हमने 1 kg बोल दिया। तो वैसा थोड़ी ना, कभी भी आलू तोलना है तो पहले नाग देखो और उसकी मणि देखो, मतलब मैं कहानी बता ऐसे। ठीक है, मतलब मेरी बात समझ रहे? इजी, जैसे अब 1 किलोग्राम उसके कई सारे रेप्लिकेटर बन गए, तो हर जगह 1 किलोग्राम के क्या कहते हैं बाट पड़े हुए हैं, जिससे तुम क्या कहते हैं ब्रिक्स पड़ी हुए हैं, जिससे तुम क्या कहते हैं तुरंत तुरंत कंपेयर कर लेते हो। तो दे मस्ट बी इजिली अवेलेबल। ठीक है, लेंथ नापनी है तो मीटर स्केल जो है, किसी जो भी स्टैंडर्ड सेट किया उसके कई सारे रिप्रोड्यूस कर दिए, कई सारे स्केल बना दिए, तो सब जगह अवेलेबल है, सबको अवेलेबल है और सब लोग उसको यूज कर सकते हैं। दे शुड बी इनवेरिएबल, चेंज नहीं होना चाहिए। वही राजा का पैर था, उसने बोला यही मेरा लेंथ की यूनिट है, 1 फीट है, बोला। तब जब उसने डिसाइड कब किया था, अकबर टाइप का कोई राजा था जो 14 साल पे राजा बन गया, तब डिसाइड किया था। जब 28 साल का हुआ तब तक क्या कहते हैं पैर की लंबाई बढ़ गई। तो लेंथ की यूनिट्स तो 14 साल पहले उसने कोई जमीन खरीदी होगी, या फिर कोई चीज क्या कहते हैं जमीन खरीदी थी भाई, उसने अपने हिसाब से 20 फीट थी उसके। अब जब बड़ा हो गया तो टांगे बड़ी हो गई, तब वो निकली 18 फीट। तो उसने जिसने खरीदी उससे जाके गला कटवा दिया, बोला तुमने मेरे को झूठ बोला। अब उसने थोड़ा झूठ बोला, अरे भाई तुम्हारी जो लेंथ की यूनिट यूज करी वो वेरी कर गई, तुम्हारा टांग बड़ा हो गया, तुम्हारा पैर बड़ा हो गया, तो उसमें उसकी क्या गलती? तो ये बात को समझना चाहिए था लोगों को। तो लेंथ वो क्या होना चाहिए? इनवेरिएबल, कभी भी चेंज ना हो, ऐसी तरीके चीजों को इनवेरिएबल जो चीजें होती है उन्हीं से हम स्टैंडर्ड्स को सेट करते हैं। एग्जाम्पल, यूनिट ऑफ लेंथ इज नॉट स्टेप, एग्जाम्पल स्टेप एज ए यूनिट ऑफ लेंथ इज नॉट वेरिएबल। भाई अगर स्टेप जो है वो नॉट इनवेरिएबल है, मतलब ये इनवेरिएबल नहीं है, ये वेरिएबल है, तो चेंज हो जाएगा, इसको हम स्टेप्स को यूनिट ऑफ लेंथ नहीं यूज करते। ठीक है, दिस शुड बी एक्सेप्टेड टू ऑल,
सबको समझ में आना चाहिए और सभी लोग जब एक्सेप्ट करेंगे तभी यूनिट कहेंगे। अब अमेरिका में बोल दें कि नहीं भाई साहब हम तो यूज़ नहीं कर रहे, इंडिया में अलग चल रहा है, यूएस में अलग चल रहा है, यूरोप में अलग चल रहा है, तो पंगे हो जाएंगे। तो 4 बेसिक क्वांटिटी किसी भी को यूनिट बोलने के लिए क्या होंगे, मस्ट बी वेल डिफाइंड, सबको एक समान बहुत अच्छी तरीके से समझ पता होना चाहिए कि यार ये यूनिट का मतलब क्या होता है। इजीली अवेलेबल होने चाहिए एंड रिप्रोड्यूसिबल, कई सारी कॉपीज बना सके ताकि जिसको भी वो कंपैरिजन जो उस चीज को नापना है उसके पास उसका प्रोटोटाइप एक अवेलेबल है, उसका एक इजीली रिप्रोड्यूसिबल है। और ऐसा थोड़ी ना यार जो क्या कहते हैं जिस तरीके से लेंथ डिफाइन करी वो एग्जैक्टली तुम उस भी सेम तरीके से लेंथ नाप रहे हो। तुमने तो क्या करी, उसका एक कॉपी एक स्केल बना लिया और उसके क्या कहते हैं फैक्ट्री में कई सारे स्केल बन गए, वो कट 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 के तुम्हारे पेंसिल बॉक्स में आ गए, तुम नाप रहे हो। दे मस्ट बी इनवेरिएबल, उनकी चेंज नहीं होनी चाहिए, उसकी वैल्यू चेंज नहीं होनी चाहिए कभी भी, समय के साथ भी वो कांस्टेंट रहे, कभी भी चेंज ना हो। इस तरीके की क्वांटिटीज को ही अपन इनवेरिएबल हो जो होगा उसी को हम यूनिट्स मानेंगे। एंड दे मस्ट शुड बी एक्सेप्टेड टू ऑल, और इनके क्या होने चाहिए, एक्सेप्टेड टू ऑल होने चाहिए, सब लोग, ठीक है, बराबर से पूरी दुनिया में हर जगह एक समान मान्यता होनी चाहिए। कंफर्टेबल। तो ये तो बात आ गई यूनिट्स की। बात समझ में आएगी अपने चैप्टर में। सबसे पहले मैंने बताया कि भाई फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है जिसको अपन नाप सकते हैं, और जो भी चीज को मेजर कर सकते हैं उसी की स्टडी अपन फिजिक्स में करने वाले हैं। अब नापना, मेजरमेंट मतलब कंपैरिजन, कंपैरिजन मतलब कंपैरिजन करना है किसी, मेजरमेंट मतलब कंपैरिजन विद एन स्टैंडर्ड। अब स्टैंडर्ड्स जो होता है उन्हीं को क्या बोलते हैं, यूनिट्स। तो यूनिट्स बता दी, जो स्टैंडर्ड होता है उसी को क्या बोलते हैं, यूनिट। और यूनिट होने के लिए क्या चार प्रॉपर्टी होनी चाहिए ये भी अच्छे से समझा दिए। बढ़िया से नोट्स मिल जाएंगे, मैं आपको टेलीग्राम पे अपडेट दे दूंगा जिससे आप नोट्स यूज कर लेंगे। अब इसके बाद आता है सेट ऑफ फंडामेंटल कुछ, जैसे बहुत सारी, अब दुनिया में बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटी है, लेंथ, मास, टाइम, वर्क, एनर्जी, प्रेशर, ठीक है, मतलब बतेरी, मतलब बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटी है, फोर्स, बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटी है, करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, परमेबिलिटी, परमिटिविटी, बहुत सारी चीजें, मतलब बहुत ही सारी फिजिकल क्वांटिटीज हैं, पैरामीटर्स जिनको हम नाप सकते हैं। तो अब इतने सारे तो यूज हो नहीं रहे हमेशा। जनरली अगर डे टू डे लाइफ में तुम देखो तो जनरली लेंथ, मास और टाइम ही यूज करते हैं। कोई चीज नापनी है तो लेंथ, डिस्टेंस नापनी है तो लेंथ लगाते हैं, कोई चीज का वजन करना है तो मास, और कितना टाइम लगेगा, जनरली हम लेंथ, मास और टाइम ही यूज करते हैं। तो कुछ साइंटिस्ट बैठे, उन्होंने कुछ क्वांटिटीज को फंडामेंटल माना बेस्ड ऑन देयर प्रॉपर्टीज एंड नेचर, और कुछ को सेकेंडरी मान लिया। तो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज किसको कहा जाता है, सेट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी विच आर कंप्लीटली इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। जैसे मास और लेंथ, ये क्या इंडिपेंडेंट, लेंथ पे मास डिपेंड नहीं कर रहा और मास पे लेंथ नहीं डिपेंड कर रहा, तो ये इंडिपेंडेंट है। तो ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज को क्या कह सकते हैं अपन, फंडामेंटल कह सकते हैं। तो सेट फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, सेट फिजिकल क्वांटिटी विच आर कंप्लीटली इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर एंड ऑल अदर फिजिकल, एक तो एक दूसरे के भी इंडिपेंडेंट है और दुनिया में जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज हैं उन सबसे भी इंडिपेंडेंट हो, ऐसी क्वांटिटीज को अपन क्या कहते हैं, ऐसी क्वांटिटीज को अपन क्या कहते हैं बच्चे, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। कैन बी एक्सचेंज, ठीक है, क्या कहते हैं फंडामेंटल। अब बोला एंड ऑल अदर फिजिकल क्वांटिटी, देखो एक तो फंडामेंटल क्वांटिटी होने के लिए क्या होना चाहिए, एक दूसरे के इंडिपेंडेंट, ठीक है, जैसे मास को लेंथ के टर्म में डिफाइन नहीं कर सकते, लेंथ को टाइम के टर्म में नहीं डिफाइन कर सकते, टाइम को मास के टर्म में नहीं कर सकते, तो मास, लेंथ और टाइम भी फंडामेंटल कहा जा सकता है। और दुनिया में जितनी भी फिजिकल क्वांटिटी है और वो सारी की सारी फिजिकल क्वांटिटी, इनके टर्म्स में जो भी आपने फंडामेंटल मानी, जो भी आपने फंडामेंटल मानी, ध्यान से सुनना, जो भी आपने जैसे क्या कहते हैं, जो भी आपने फंडामेंटल सेट्स माना, जैसे मैंने मास, लेंथ और टाइम को मान लिया, तो दुनिया की सारी फिजिकल क्वांटिटीज को हम इन तीन, सिर्फ इन तीन के टर्म में अगर लिख पाए, अगर लिख पाए, तभी मैं कहूंगा कि इनको मैं फंडामेंटल बोल सकता हूं। तो बोला एंड ऑल अदर फिजिकल क्वांटिटी कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ दिस फिजिकल क्वांटिटी इज कॉल्ड सेट ऑफ फंडामेंटल। फंडामेंटल क्वांटिटीज उन्हीं का कहते हैं जो आपस में इंडिपेंडेंट हो, और बाकी जितनी भी रह गई,
जितनी भी रह गई फिजिकल क्वांटिटी, उन सारी फिजिकल क्वांटिटी को उनके टर्म्स में लिखा जा सके। ऐसे सेट ऑफ क्वांटिटीज को अपन क्या कहते हैं? फंडामेंटल क्वांटिटी। क्या कहते हैं दोस्तों? फंडामेंटल क्वांटिटी। कंफर्टेबल है यहां तक? कंफर्टेबल है यहां तक? बढ़िया सभी बच्चे, मजे में। अब शुरू करते हैं सिस्टम ऑफ यूनिट्स। वही बात आई कि भाई सबसे पहले तो इजिप्ट में अलग चल रहा था, बिहार में अलग चल रहा था, दुनिया भर में हर जगह अलग। तो जब चीजें बढ़ती चली गई, इंटरनेशनल ट्रेड्स चलने बढ़ने लगे, ग्लोबलाइजेशन आ गया, तो लोगों ने सोचा, बड़े लोगों ने सोचा कि भाई नहीं यार, ऐसे तो काम नहीं चलेगा, हमें कुछ एक स्टैंडर्ड बताना पड़ेगा जो सब लोग जाने, सब लोग को जिसको फॉलो करें। तो सबसे पहले जो सिस्टम ऑफ यूनिट आया, सबसे पहले जो सिस्टम ऑफ यूनिट आया, एक सिस्टम ऑफ यूनिट्स मतलब एक कॉमन कॉमन सेट्स ऑफ यूनिट। वैसे यूनिट्स मैंने बोली थी, यूनिट्स बोलेंगे ही तब जब यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है, दैट आर यूनिवर्सली एक्सेप्टेड। ठीक है, यूनिवर्स में, यूनिवर्सली या पूरे वर्ल्ड में अगर हर कोई एक ऐसी चीज, सेट ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज आ गए, पैरामीटर्स आ गए, यूनिट्स आ गई जो सब लोग जानते हैं और एक्सेप्ट करते हैं, उसको अपन क्या कहेंगे? सिस्टम ऑफ यूनिट्स। तो सबसे पहले आया एफपीएस सिस्टम। इसको बच्चे अपन प्यार से ब्रिटिश सिस्टम भी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चे? ब्रिटिश सिस्टम। क्या कहते हैं बच्चे? ब्रिटिश सिस्टम। अब ब्रिटिश सिस्टम इसलिए कहते हैं, देखो सबसे पहला सिस्टम जो आया था वो एफपीएस सिस्टम ही आया था। तो ब्रिटिशर्स अगर अपन बात करें तो एक समय था कि ब्रिटिशर्स कहा था, ब्रिटिश के साम्राज्य में, ब्रिटेन, द ग्रेट ब्रिटेन के साम्राज्य में कभी भी सूरज नहीं ढलता। मतलब ऑलमोस्ट आधे से ज्यादा दुनिया में इनका क्या कहते हैं? राज्य था। तो इनको सबसे ज्यादा ट्रेड करना पड़ता था इंटरनेशनल लेवल पे। तो इन्होंने, ब्रिटिशर्स ने क्या किया था, जो अपना जो ये जो कॉमन सिस्टम यूज कर रहे थे, ये हर जगह इम्पोज कर दिया। तो बहुत फेमस सिस्टम हुआ, और क्या कहते हैं, पूरी दुनिया में एक समय ऐसा था कि फॉलो किए जाने लगा था, या फिर फॉलो कराए जाने की कोशिश की। इस जो क्या कहते हैं एफपीएस सिस्टम था, इसमें इन्होंने क्या किया? थ्री फंडामेंटल क्वांटिटीज मानी। थ्री फंडामेंटल क्वांटिटीज मानी। कौन सी? मास, लेंथ एंड टाइम। मास की यूनिट्स ये बोलते हैं पाउंड्स, रिप्रेजेंट करते हैं एलपीएस, बोलते क्या है? पाउंड्स। लेंथ की यूनिट्स फीट्स, और टाइम की यूनिट इन्होंने भी क्या मानी? सेकेंड्स। तो यहाँ पे जो स्टैंडर्ड जिससे क्या कहते हैं, कंपेयर करते थे मास को, वो कहते थे पाउंड्स। जैसे अगर केक लेने जाएं तो केक देखो आज भी बेकरी पे पाउंड सिस्टम ही कहते हैं, यार 1 पाउंड का केक है, 2 पाउंड का केक है, भले ही वो तौले 1 किलो और आधा किलो ही, लेकिन बोलते 1 पाउंड 2 पाउंड ही। लेंथ को फीट्स में नापते हैं, एंड टाइम को सेकंड में ये लोग नापते थे। काफी फेमस सिस्टम था, यूनिवर्सली एक्सेप्ट कराया गया, बट थोड़ा कॉम्प्लेक्सिटीज थी, बिकॉज कन्वर्जन्स जो थे वो थोड़े मल्टीप्लिकेटिव फैक्टर्स होता, वो काफी डिफिकल्ट था। जैसे अगर मैं बोलूँ कि क्या कहते हैं 1 मीटर में कितने फीट होते हैं, या फिर 1 मीटर तो फिर भी चलो एक स्टैंडर्ड, अगर मैं बोल दिया कि 17 मीटर इज इक्वल टू, तो जो कैलकुलेशंस होंगी वो काफी कॉम्प्लेक्स होने लगी। इस वजह से एफपीएस सिस्टम को बाद में डिस्कार्ड किया गया। फिर उसके बाद लेटर सिस्टम आया, सीजीएस सिस्टम। ये नया सिस्टम, ये दुनिया, सिर्फ ब्रिटेन ने नहीं, दुनिया भर के साइंटिस्ट बैठे, समझदार लोग बैठे, बोले नहीं यार, ये सीजी जो एफपीएस सिस्टम है इतना काम का नहीं है, सब लोग इससे इतना कंफर्टेबल नहीं हो पा रहे, कुछ नया सिस्टम बनाते हैं। तो नया सिस्टम आया जिसको अपन ने बोला कि ये सीजीएस सिस्टम। एंड व्हाट इज सीजीएस सिस्टम? सीजीएस सिस्टम इन्होंने भी क्या कि 3 सेट्स ऑफ फंडामेंटल मानी। 3 सेट्स ऑफ फंडामेंटल यूनिट्स, सॉरी क्वांटिटीज मानी। फिजिकल 3 सेट्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज, सेट भी नहीं बोलेंगे। जो सीजीएस सिस्टम था बच्चे, इसमें क्या हुआ? थ्री फंडामेंटल थी, थ्री फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज थी।
इन्होंने भी जो 3 फंडामेंटल मानी वो क्या थी, मास, लेंथ एंड टाइम। इन्होंने भी जो मास की यूनिट जो स्टैंडर्ड जिससे कंपेयर करते थे, मास का इन्होंने लिखा ग्राम, लेंथ का सेंटीमीटर और टाइम का सेकेंड्स, CGS, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड्स। क्लियर है बेटा, इतना क्लियर है इतना? तो CGS सिस्टम पहले फिर फॉलो करे जाने लगा, काफी अच्छा था, काफी इजली था, ठीक है। मल्टीप्लिकेटिव फैक्टर भी 100 थे, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, सब लोग जानते हैं, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन थोड़ा ऑड हो गया, मान लो आपको गए और आपको चाहिए 50 किलो आटा, तो आपने बोला क्या टेक्निकली 50,000 ग्राम। तो चूंकि इन्होंने सारे के सारे जो यूनिट्स थे वो बहुत छोटे ले लिए, सेंटीमीटर, ग्राम और सेकेंड, तो इसकी वजह से ये जो नंबर आ रहे थे, जीरोस जो आ रहे थे फिजिकल क्वांटिटीज में, वो बहुत ज्यादा आ रहे थे। तो वो इतना कन्वीनियंट नहीं था, ये न्यूमेरिकल वैल्यूज जो आ रही थी वो उतनी कन्वीनियंट, यूनिट्स में कोई दिक्कत नहीं थी, मल्टीप्लिकेटिव फैक्टर इजी था, इजिली प्रोड्यूसिबल थे, हर जगह एक्सेप्टेड थे, समझने में आसान थे, सब कुछ ठीक था। बट जो न्यूमेरिकल वैल्यू आ रही थी वो बहुत बड़ी आ रही थी, क्योंकि ये यूनिट सारी की सारी यूनिट बहुत छोटी यूनिट्स थी। तो डे टू डे लाइफ में रूटीन में चीज यूज करने वाले लोग जीरो ही भूल जा रहे थे कि भाई कितने लगाने हैं। ऐसी तरीके की प्रॉब्लम आने लगी कहाँ, CGS सिस्टम। तो इसके बाद आया मॉडर्न सिस्टम, जिसको अपन कहते हैं MKS सिस्टम, जो आज तक यूज किया जा रहा है। MKS मतलब M फॉर मीटर, K फॉर किलोग्राम एंड S फॉर सेकेंड। तो इस जो मॉडर्न सिस्टम आया, जो एक मॉडर्न सिस्टम आया, इसमें भी क्या था बच्चे, 3 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। इसमें भी इन्होंने 3 फंडामेंटल क्वांटिटीज, ठीक है। तो इन्होंने भी क्या किया बच्चे, 3 फंडामेंटल क्वांटिटीज, फिजिकल क्वांटिटीज बोले। कौन कौन सी, वही थोड़ा चेंज कर देता हूं, मतलब फिजिकल क्वांटिटी नहीं चेंज कर रहा, ऑर्डर, लेंथ, मास एंड टाइम। टाइम एज अ नेम सजेस्ट, लेंथ की यूनिट मीटर, मास की यूनिट किलोग्राम और टाइम की सेकंड्स। तो मॉडर्न सिस्टम था, काफी इजी हो गई, फ्लेक्सिबल हो गई, जो एक न्यूमेरिकल वैल्यू का इश्यूज आ रहा था वो भी खत्म हो गया, तो काफी सिस्टमैटिक काम हो गया, तो इसको बोला गया मॉडर्न सिस्टम, ठीक है। तो यही आज तक फॉलो किया जाता। लेकिन फिर क्या हुआ बच्चे, कुछ एक फिजिकल क्वांटिटीज पे ध्यान गया साइंटिस्ट का, कि यार ये जो फिजिकल क्वांटिटी है इनको सिर्फ लेंथ, मास और टाइम के टर्म में नहीं लिखा जा सकता। जैसे कि करंट, चार्ज, तो चार्ज को सिर्फ लेंथ, मास और टाइम के टर्म में नहीं डिफाइन किया जा सकता। तो जब ऐसा स्टडी आया, जब ऐसा दिक्कत आया, तो उन्होंने कहा यार नहीं, सिर्फ 3 फंडामेंटल क्वांटिटीज से काम नहीं चलेगा। तो उसके बाद जो सिस्टम आया, जिसको एक मॉडिफाइड, ऐसे कह लो मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ MKS सिस्टम, अपडेटेड फॉर्म, जैसे कि एंड्रॉइड में अपडेट्स आते हैं ना, वैसे ही MKS सिस्टम में भी अपडेट आया 10.1। उस अपडेट का नाम है SI सिस्टम, सिस्टम इंटरनेशनल, सिस्टम इंटरनेशनल, सिस्टम इंटरनेशनल, SI सिस्टम ये फॉलो किया था। अब SI सिस्टम ने क्या बोला कि नहीं भाई, सिर्फ 3 से काम नहीं चल रहा, 3 से काम नहीं चल रहा, 7 फंडा, इनके हिसाब से कितनी फंडामेंटल क्वांटिटी है, 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। कितनी, 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज इन्होंने रखी। कौन कौन सी रखी SI सिस्टम में? तो सबसे पहली बात करते हैं फिजिकल क्वांटिटीज, उसकी यूनिट्स, यूनिट इन CGS एंड नोटेशन। तो इन्होंने जो लिखा, इन्होंने रखा मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, करंट, luminous intensity and amount of substance, ये 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। इन्होंने कहा अगर हम इन 7 को फंडामेंटल मान लेते हैं, क्या कहा,
अगर हम इन 7 क्वांटिटीज को फंडामेंटल मान लेते हैं तो तो हम बाकी की अब जितनी भी रह जाएंगी, अब सारी फिजिकल क्वांटिटीज को इन 7 के टर्म्स में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो दैट इज, तो अभी तक का जो अपडेटेड सिस्टम है उसको एसआई सिस्टम के नाम से जानते हैं टिल डेट, जिसमें 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज हैं: मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। क्या चीज बच्चे? मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ये बहुत अच्छे से ध्यान रखना, याद रखना, सीधी सीधी चीजें एग्जाम में आती है और इनका यूज आएगा। यूनिट ऑफ मास किलोग्राम एसआई सिस्टम में, लेंथ की मीटर, टाइम की सेकंड। को वही एमकेएस वाला किया, ये 4 एडिशनल आ गए। तो ये क्या है? अपडेट ऑफ एमकेएस एक तरीके से। केल्विन, टेम्परेचर की यूनिट क्या यूज करते हैं? केल्विन। करंट की एम्पियर। ल्यूमिनस इंटेंसिटी की कैंडला, इसमें सी कैपिटल होता है, डी स्मॉल होता है, कैंडला। एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की जो यूनिट यूज करते हैं वो क्या होता है? मोल, MOL। यूनिट होता है एक्चुअली MOLE है, रिप्रेजेंट जो करते हैं इसको मोल से, MOL से करते हैं। अगर इसकी मास की यूनिट, सीजीएस यूनिट की बात करें, ग्राम, लेंथ की सेंटीमीटर, टाइम की सेकेंड, टेम्परेचर की डिग्री सेंटीग्रेड, करंट तो एम्पियर में ही नापते हैं, इसका सीजीएस का कोई मतलब नहीं है। ल्यूमिनस इंटेंसिटी, अमाउंट की यहाँ पे बात करते हैं। नोटेशन कि अगर भाई मास को रिप्रेजेंट करना है तो कहीं भी अगर m लिखा आ जाए तो किस चीज को, मास पूरा ना लिखते हैं, कई जब डायमेंशनल एनालिसिस यूज करते हैं तो मास पूरा लिख के सिर्फ m लिख देते हैं। m से क्या समझोगे? कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है? मास। L फॉर लेंथ, T फॉर टाइम। टेम्परेचर को Q से नहीं रिप्रेजेंट करते हैं, जनरली किससे यूज करते हैं? थीटा। किससे यूज करते हैं बच्चे टेम्परेचर को? थीटा। जो रिप्रेजेंटेशन होता है टेम्परेचर का वो क्या होता है बच्चे? थीटा। और कभी कभी के से भी कर देते हैं, जो केल्विन का के होता है उससे भी। करंट का आई और ए, कुछ लोग आई यूज करते हैं, कहीं कहीं ए यूज होता है। तो आई या ए दिख जाए तो आप समझ जाएंगे कौन सी फिजिकल क्वांटिटी की बात हो रही है? इलेक्ट्रिकल करंट। ल्यूमिनस इंटेंसिटी को CD कैंडला से ही करते हैं और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को रिप्रेजेंट MOL से करते हैं। होता MOLE है, मोल है। रिप्रेजेंटेशन जब होता है तो MOL लिखा जाता है। तो ये 7 फंडामेंटल सेट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी है एसआई के अकॉर्डिंग। इन 7 फंडामेंटल सेट्स को जल्दी से अच्छे से ध्यान रखेंगे, याद रखेंगे, ताकि आप अच्छे तरीके से इसको ध्यान रखें और इस पे बेस कोई भी क्वेश्चन आए तो सॉल्व कर सकें। कंफर्टेबल है दोस्त यहाँ तक? कंफर्टेबल है दोस्त लोग यहाँ तक? आगे बढ़ जाऊं। अब एसआई सिस्टम में ये 7 तो फंडामेंटल थी, 7 फंडामेंटल के साथ साथ एसआई में 7 फंडामेंटल के साथ साथ देयर आर एंड 2 सप्लीमेंट्री, देयर आर 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स। 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स भी रखी गई। सप्लीमेंट्री यूनिट्स जो होती हैं उसमें पहली थी प्लेन एंगल, वही जो अपन एंगल नापते हैं। लेंथ है ये आर्क लेंथ, ये क्या है बच्चे? L, आर्क लेंथ। और आर क्या है बच्चे? रेडियस। थीटा क्या डिफाइन करते हैं? आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। तो प्लेन एंगल, दो लाइन के बीच में, दो स्ट्रेट लाइन के बीच का जो एंगल होता है उसको क्या कहते हैं? प्लेन एंगल। इसकी यूनिट क्या होती है? रेडियन। इसकी यूनिट क्या होती है बच्चे? रेडियन। RADIAN। लिखते कैसे हैं? RAD। यूनिट क्या होती है? रेडियन। तो एक सप्लीमेंट्री यूनिट प्लेन एंगल की होती है और दूसरी जो हम यूज करते हैं वो करते हैं सॉलिड एंगल। अब पहली बात करते हैं कि सॉलिड एंगल होता क्या है और रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। तो सॉलिड एंगल ये होता है, जैसे प्लेन एंगल को जनरली थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जैसे दो लाइन के बीच का जो एंगल है वो क्या है बच्चे? प्लेन एंगल। लेकिन जोकर की टोपी समझ लो, जोकर की जो टोपी होती है ना वो एक कोनिकल शेप बना रही होती है। तो ये जो एक एंगल 3D में एंगल सबटेंड कर रहा है एपेक्स पे, इस टर्म को क्या कहते हैं? सॉलिड एंगल। रिप्रेजेंट ओम अल्फाबेट से करते हैं और इसकी यूनिट होती है स्टेरेडियन। STERADIN। कहीं भी अगर सॉलिड एंगल यूज करेंगे तो स्टेरेडियन। अब सॉलिड एंगल डिफाइन कैसे करते हैं, क्या होता है, मैं अभी नहीं बताता। जब इसका यूज पड़ेगा, पहली बार यूज पड़ेगा जब अपन 12th क्लास में गॉस लॉ पढ़ रहे हो, और आखिरी बार भी इस कंसेप्ट का यूज गॉस लॉ में, मतलब पूरी फिजिक्स जो हमारी है नीट की या जेई की, उसमें इस सॉलिड एंगल का कंसेप्ट का यूज सिर्फ गॉस लॉ में पड़ता है। तो जब मैं गॉस लॉ पढ़ाऊंगा
तभी मैं इसका डिस्क्रिप्शन बताऊंगा, क्योंकि तुरंत तुरंत पढ़ेंगे और तुरंत तुरंत लॉ पढ़ लेंगे तो आपको एप्लीकेशन आ जाएगा, तो आपको ध्यान रहेगा। अभी पढ़ लोगे, कंफ्यूज हो गए और टाइम भी वेस्ट होगा, और जब जरूरत पड़ेगी तब तक भूल भी चुके होगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए कि थर्ड एंगल डिफाइंड कैसे करते हैं मैं इस पर नहीं जा रहा, बस हमें ये पता होना चाहिए सेकेंड यूनिट होती है और इसकी यूनिट जो होती है वो होती है स्टेरेडियन, इसकी होती है रेडियन। प्लेन एंगल की रेडियन, सॉलिड एंगल की स्टेरेडियन। प्लेन एंगल दो लाइन के बीच का एंगल, और जोकर की टोपी वाला जो एंगल होता है सॉलिड, उसको कहते हैं सॉलिड एंगल। तो 7 फंडामेंटल के साथ दो सप्लीमेंट्री यूनिट्स भी आई। क्या चीज बच्चे? 7 फंडामेंटल के साथ दो सप्लीमेंट्री यूनिट्स भी आई। कंफर्टेबल है? आगे बढ़ जाएं। चलिए, ये तो हो गई फंडामेंटल सेट्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। अब आता है डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। क्या चीज? डिराइव्ड क्वांटिटी। जो फंडामेंटल नहीं है वो डिराइव्ड है, मतलब इन 7 एसआई के जो 7 है इनके अलावा जितनी भी है वो सारी क्या है? डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी देखो लिखा भी है मैंने, लिखा भी है अपनी स्लाइड में। क्या लिखा है बच्चे? फिजिकल क्वांटिटी दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी आर कॉल्ड। जिनको भी हम फिजिकल फंडामेंटल के टर्म्स में लिख सकते हैं वो क्या? डिराइव्ड। इवन मैं क्या दूं, इन 7 के अलावा जितनी भी है वो क्या है? डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। जैसे कि स्पीड, स्पीड इज नॉट फंडामेंटल। स्पीड को देखोगे तो लेंथ अपॉन टाइम लिख दे रहे हैं, आया नहीं आया? एक्सेलरेशन क्या लिखते हैं? वेलोसिटी अपॉन टाइम, या चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। वेलोसिटी को क्या लिख दोगे? वेलोसिटी खुद में लेंथ अपॉन टाइम है, अपॉन टाइम, तो क्या हो जाएगा? लेंथ अपॉन टाइम का स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन को लेंथ और टाइम के टर्म में वापस से लिख दे रहे हैं फंडामेंटल के टर्म्स में। तो फंडामेंटल के टर्म्स में जिसको भी लिख सकते हैं वो क्या होगा? डिराइव्ड। इवन सारी की सारी जो फिजिकल क्वांटिटी जो फंडामेंटल नहीं है फिजिकल क्वांटिटी, वो क्या हो जाएगी? डिराइव्ड। कंफर्टेबल है? अब बात करते हैं डायमेंशंस की एंड डायमेंशनल फॉर्मूलास की। डायमेंशन और डायमेंशनल फॉर्मूला की यूज पड़ता है डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज को समझने के लिए, देखने के लिए, कंपैरिजन करने के लिए, और कई इसके यूजेस की और एप्लीकेशन की बात करेंगे। पहले समझते हैं कि डायमेंशंस होता क्या है और डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है। फिजिकल क्वांटिटी ऑफ इंटरेस्ट कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम द बेस क्वांटिटी। ठीक है, तो डायमेंशंस की पहले बात करते हैं और डायमेंशन फॉर्मूला की बात करते हैं। तो व्हाट इज डायमेंशन? डायमेंशंस का क्या मतलब? पावर्स, डायमेंशन का बहुत सिंपल सा, पावर्स टू द फंडामेंटल क्वांटिटी, टू द फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। क्या होता है डायमेंशंस का? देखो लिखा है द पावर ऑब्लिक एक्सपोनेंट ऑफ बेस क्वांटिटी। पावर ऑब्लिक एक्सपोनेंट ऑफ बेस क्वांटिटी। बेस मतलब फंडामेंटल, बेस क्वांटिटी और फंडामेंटल क्वांटिटी, कहीं कहीं जगह फंडामेंटल की जगह बेस लिख देगा, बात एक ही है। पावर ऑब्लिक एक्सपोनेंट ऑफ बेस क्वांटिटी दैट एंटर्स इन द एक्सप्रेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी इज कॉल्ड द डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। इसको समझने के लिए मैं एक एग्जांपल लेता हूं बच्चे, फोर्स का। जैसे फोर्स लिखा बच्चे, तो फोर्स कैसे डिफाइन करते हैं? मास इनटू एक्सेलरेशन। मास क्या फंडामेंटल है? बेस है, बिल्कुल। तो मास को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? अगर रिप्रेजेंट करना हो तो एम से। क्या एक्सेलरेशन फंडामेंटल है? नहीं। तो पहले हमने एक्सेलरेशन को तोड़ा, क्या होता है? वेलोसिटी अपॉन टाइम। इसको थोड़ा और देखते हैं। वेलोसिटी क्या फंडामेंटल है? बिल्कुल नहीं, तो इसको और तोड़ेंगे। तो मास इनटू वेलोसिटी की जगह क्या लिख दिया? लेंथ अपॉन टाइम, अपॉन में टाइम। क्या अब मास भी फंडामेंटल, लेंथ भी फंडामेंटल, टाइम भी फंडामेंटल, तो इसको थोड़ा तरीके से लिखेंगे फोर्स को, तो एम एल अपॉन टी स्क्वायर लिख देंगे। तो अब इसको थोड़ा और अच्छे से ऑर्गेनाइज कर ले, एम एल टी माइनस टू। टेक्निकली और अच्छे से लिख लूं तो एम की पावर 1, एल की पावर 1 और टी की पावर 1। तो डायमेंशंस का मतलब क्या हुआ? डायमेंशन का मतलब हुआ कि फोर्स की डायमेंशन, डायमेंशन का क्या मतलब होता है? पावर। मतलब फोर्स की डायमेंशन मास में कितनी है? 1। तुमसे पूछ दे व्हाट इज डायमेंशन ऑफ, क्वेश्चन आ जाए व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ फोर्स इन, फर्स्ट में तुमसे पूछा है मास, सेकंड में पूछा है लेंथ, और थर्ड में पूछा है टाइम। तुम मास में क्या बोलोगे? देखते ही बोलोगे कि भाई भाई
मास में जो इसकी डायमेंशन है, मास में कितनी पावर चढ़ी 1, तो डायमेंशन कितनी है 1। लेंथ में पावर कितनी चढ़ी 1, तो लेंथ में भी इसकी डायमेंशन क्या है 1। और टाइम में कितनी पावर चढ़ी -2, तो टाइम की इसमें डायमेंशन कितनी है -का। तो डायमेंशंस का मतलब होता है पावर टू द बेस फंडामेंटल। मतलब किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को जब हम फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी या बेस क्वांटिटी के टर्म्स में लिख देंगे, तो उन बेस क्वांटिटी या फंडामेंटल क्वांटिटी पे जो पावर्स चढ़ी वो उस क्वांटिटी की डायमेंशन हो गई। तो फोर्स की डायमेंशन मास में 1, लेंथ में 1 और टाइम में बच्चों -2। कंफर्टेबल है साहब, बढ़िया से, एक नंबर। आगे बढ़ जाऊं, चलिए कुछ और एग्जांपल लेते हैं। वर्क, वर्क की डायमेंशन निकालते हैं। डायमेंशन ऑफ, क्वेश्चन आपसे पूछा है डायमेंशन ऑफ वर्क इन मास, लेंथ, टाइम। अच्छा समझना, ये तो डायमेंशन हो गई, डायमेंशन ऑफ फोर्स इन मास में 1 है, लेंथ में 1 है, टाइम में -2। तुमसे पूछते व्हाट इज द डायमेंशनल फॉर्मूला, तो ये जो पूरा टर्म आया ना ब्रैकेट के अंदर, इस टर्म को अपन क्या कहते हैं डायमेंशनल फॉर्मूला। इसको क्या कहते हैं डायमेंशनल फॉर्मूला। ये जो पूरा एक्सप्रेशन आया इसको कहते हैं डायमेंशनल फॉर्मूला। और डायमेंशन पूछ दे तो मास में 1, लेंथ में 1, टाइम में -2 किसकी, फोर्स। इसी तरह वर्क का डायमेंशनल फॉर्मूला भी निकालेंगे पहले और फिर डायमेंशन ऑफ वर्क बताएंगे मास, लेंथ और टाइम। तो वर्क क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। क्या होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स क्या हो जाएगा मास इनटू एक्सेलरेशन, और डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा एस। अब मास m, एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा बच्चे वेलोसिटी अपॉन टाइम, और डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा s। वापस से अगर मैं फंडामेंटल में टर्म में छोड़ूं तो वेलोसिटी को क्या लिख देंगे लेंथ अपॉन टाइम, और टाइम तो टाइम है ही है, और टाइम इनटू डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट को किस में लिखेंगे लेंथ में। तो देखो बच्चे टेक्निकली m l स्क्वायर t की पावर -2, ये इसका एक डायमेंशनल फॉर्मूला है। वैसे भी देखो अगर फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट लिख रहे हैं तो फोर्स की डायमेंशन कितनी आई थी m l की पावर 1 t की पावर -2। तो फोर्स की डायमेंशन m l t -2 है, इनटू डिस्प्लेसमेंट l होता, तो l इंटू एल एल स्क्वायर, तो m l स्क्वायर t की पावर -2। डायरेक्ट भी लिख सकते थे अगर फोर्स की याद हो। तो बच्चे फंडामेंटली मैं बोलूंगा फोर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, तुम इस तरीके से निकालना भी सीख सकते हो, लेकिन मेरी रिकमेंडेशन है कि प्लीज इसको याद करें। फोर्स का बहुत इंपॉर्टेंट है तो लर्न कर लो, अभी याद करो, अभी याद करो। एम एल टी -2, एम की पावर 1, एल की पावर 1, टी की पावर -2, एम एल टी -2 बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटी फोर्स के टर्म में ही डिफाइन होती है, तो उससे आपकी कैलकुलेशंस और स्पीड एग्जाम ऑफ टाइम में बहुत इंप्रूव हो जाएगी। तो बहुत इंपॉर्टेंट है फोर्स के लिए, तो फोर्स का याद कर लो एम एल टी -2 क्या है बच्चे, एम एल टी -2 क्या है बच्चे, एम एल टी -2। कंफर्टेबल है। तो वर्क का डायमेंशनल फॉर्मूला आ गया एम एल स्क्वायर टी -2। तो डायमेंशन ऑफ वर्क इन मास 1, लेंथ में 2 और टाइम में -2। और डायमेंशनल फॉर्मूला बोल दें तो ये जो ब्रैकेट में टर्म आया ये इसका क्या हो गया डायमेंशनल फॉर्मूला। क्या हो गया बच्चे डायमेंशनल फॉर्मूला। क्लियर है सभी को, 100%, 100%। आगे बढ़ जाएं मजा में, एक एग्जांपल और लेते हैं। एनर्जी देखा जाए, क्या वो क्वेश्चन दे रखा है भाई, डायमेंशंस ऑफ एनर्जी, डायमेंशंस ऑफ एनर्जी इन मास, लेंथ और टाइम दे रखा है। हमने कहा बहुत बढ़िया। तो सबसे पहले डिफाइन करते हैं कि भाई एनर्जी होता है। कोई सी भी एनर्जी ले लो, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, जैसे फिर मैंने काइनेटिक एनर्जी ले ली। डेफिनेटली डायरेक्टली अगर मैं बोलूँ कि एनर्जी क्या होता है, एनर्जी और वर्क एक ही चीज होती है। एनर्जी किसके बराबर होती है, वर्क एनर्जी थ्योरम से हम देखते भी वर्क और एनर्जी बराबर आते हैं। तो जो एनर्जी की डायमेंशन होगी वही वर्क की भी होगी। तो वर्क की क्या होगी एम एल स्क्वायर टी की पावर -2 अभी निकाला था।
एम एल स्क्वायर, तो वही एनर्जी की भी डायमेंशन, तो मास में 1, लेंथ में 2 और टाइम में माइनस कर। अगर काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूले से भी निकालें, वो क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर। तो नंबर्स आर डायमेंशनलेस, इसकी कोई डायमेंशन नहीं होती, फिजिकल पैरामीटर्स की होती है। तो अगर मैं इसकी डायमेंशन एनालिसिस करूं, मास तो m हो गया, वेलोसिटी मतलब लेंथ अपॉन टाइम का स्क्वायर। अगर मैं काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूले से देखूं तो एम एल स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर, तो फॉर्मूला लिख देंगे, कितना आ जाएगा, एम एल स्क्वायर टी की पावर -2। ये आ गया आपका डायमेंशनल फॉर्मूला। ये क्या आ गया बच्चे, डायमेंशनल फॉर्मूला, एम की पावर 1, एल की पावर 2, टी की पावर -2। कंफर्टेबल है, कंफर्टेबल है सब लोग। नेक्स्ट क्वांटिटी की बात करते हैं, पावर। पावर की अगर मैं बात करूं भाई, डायमेंशन एनालिसिस करनी थी, आप लोग भी करो, मैं भी करता हूं। तो पावर क्या होता है बच्चे, कैसे डिफाइन करते हैं, रेट ऑफ डूइंग वर्क, मतलब पावर क्या होता है, वर्क डन अपॉन टाइम। तो भाई वर्क की डायमेंशन तो अभी निकाली, अभी हमें याद भी है, एम की पावर 1, एल की पावर 2, टी की पावर -2, यही निकाली ना वर्क की, एम एल स्क्वायर टी की पावर -2, तो एम एल स्क्वायर टी की पावर -2 अपॉन टाइम। तो पावर की डायमेंशन फॉर्मूला अपने पास डायरेक्टली क्या आ गया, एम की पावर 1, एल की पावर 2 और टी की पावर -3। कंफर्टेबल है, कंफर्टेबल है बच्चे, कंफर्टेबल है। तो डायमेंशनल फॉर्मूला आ गया, तो डायमेंशन इन मास, पावर की डायमेंशन मास में कितनी है 1, लेंथ में कितनी है 2 और टाइम में कितनी है बच्चे, -3। और ये क्या हो गया इसका डायमेंशनल फॉर्मूला, ये क्या हो गया इसका बच्चे, डायमेंशनल। यहाँ तक 100%, 100% बढ़िया से एक नंबर आप सभी को क्लियर है मेरे ख्याल से, आई हो। तो बच्चे ये पावर का देख लिया हमने डायमेंशनल फॉर्मूला। आगे बढ़ते हैं, प्रेशर की बात करते हैं। तो प्रेशर के लिए डायमेंशनल फॉर्म निकालेंगे, तो बच्चे सबसे पहले क्या करेंगे, प्रेशर डिफाइन कर लेंगे। सबको मालूम होगा कैसे डिफाइन करते हैं, फोर्स पर यूनिट एरिया। कंफर्टेबल है यहाँ तक। फोर्स की अगर बच्चे मैं बात करूं, तो डायमेंशन मैंने कहा था बहुत इंपॉर्टेंट है, एम एल टी -2। फोर्स क्या होता है, एम एल टी -2 ऑन एरिया। एरिया क्या लिखेंगे, लेंथ का स्क्वायर। तो डायमेंशन फॉर्मूला जो आ गया प्रेशर का, एल स्क्वायर ऊपर जाएगा तो एम एल की पावर 1 था और अपॉन 2 था, की पावर -1 हो जाएगा, इनटू टी की पावर -2। तो डायमेंशनल फॉर्मूला जो प्रेशर का अपने सामने आ गया, वो एम एल की पावर -1 टी की पावर -2 आ गया। तो यहाँ पे अगर मैं मास में डायमेंशन पूछूं प्रेशर की, तो कितना बोल दोगे 1, लेंथ में पूछूं तो क्या बोल दोगे बच्चों, -1, एंड टाइम में अगर बच्चे मैं आपसे डायमेंशन फॉर्मूला पूछूं तो आप क्या बोल दोगे, -2। तो दिस इज द प्रेशर। प्रेशर का ये आ गया अपने पास क्या बच्चे, ये है डायमेंशनल, ये क्या है डायमेंशनल फॉर्मूला, और ये क्या है डायमेंशन, इन मास 1, इन लेंथ -1, इन टाइम -2। कंफर्टेबल है, आगे बढ़ जाएं। नेक्स्ट, कूलॉम्स लॉ ने कूलॉम्स कांस्टेंट, कूलॉम्स कांस्टेंट, इसकी डायमेंशनल फॉर्मूला आपसे पूछा। अब मैं इसका पहले सबसे अगर मान निकालना है, सबसे पहले क्या करेंगे, F इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। क्या ये कूलॉम्स लॉ सभी ने पढ़ रखा है, हाँ। ये क्या है कि कूलॉम्स कांस्टेंट, इसकी डायमेंशन निकालना, तो जिसकी डायमेंशन निकलनी है वो इक्वालिटी के एक साइड, तो मैं लिख सकता हूँ k इज इक्वल टू F इंटू आर स्क्वायर, आर मतलब डिस्टेंस, अपॉन Q1 कंफर्टेबल है। अब अगर मेरे को डायमेंशंस निकालनी है, तो फोर्स की डायमेंशन m l t -2 सबको पता है। r क्या है, डिस्टेंस, डिस्टेंस का स्क्वायर मतलब रेड l का स्क्वायर, अपॉन Q1 Q2 चार्ज। हमारे पास 7 फंडामेंटल क्वांटिटी में एक क्वांटिटी करंट भी थी, और करंट कैसे डिफाइन करते हैं, Q बाई टी। तो Q क्या हो जाएगा, I इंटू टी, 2 बार है तो I इंटू टी इंटू आई इंटू टी करेंगे तो आई स्क्वायर और टाइम का स्क्वायर। कंफर्टेबल है। तो कूलॉम्स कांस्टेंट, करंट को एक तरीके से एम्पियर से भी रिप्रेजेंट करते हैं, ए से तो इसकी जो डायमेंशन आ जाएगी वो आ जाएगा एम एल स्क्वायर था, और यहाँ पे हो जाएगा एम एल क्यू,
एल स्क्वायर था और इंटू 1 एम एल क्यूब इंटू टी की पावर -2 अपॉन ए स्क्वायर टाइम का स्क्वायर, सब कुछ ऊपर ले गए तो m की पावर 1, l की पावर 3, t की पावर -2 पहले से था और 2 नीचे माइनस का 4 और एम्पियर का स्क्वायर नीचे है तो ऊपर जाएगा तो -2। ये आ गया डायमेंशनल फॉर्मूला। ये क्या आ गया? डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ कूलॉम्स कांस्टेंट। अगर आप तुमसे पूछ दे कि भाई डायमेंशन मास में कितनी है, तुम बोल दोगे 1। मैं पूछ दूंगा लेंथ में, तुम बोल दोगे 3। मैं बोल दूंगा टाइम में, तुम बोल दोगे माइनस का 4। मैं बोल दूंगा करंट में, तुम बोल दोगे माइनस का 2। तो दीज आर डायमेंशन ऑफ कूलॉम्स फॉर मास, लेंथ, टाइम एंड करंट, और इसका डायमेंशनल फॉर्मूला ये। तो इस तरीके से मेरे ख्याल से आप सब लोग हर एक तरीके के कांस्टेंट के डायमेंशनल फॉर्मूलाज निकाल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी का आप लोग निकालें। मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ आपके हेल्प के लिए। 1 मिनट लेंगे पूरा, आराम से सॉल्व करेंगे, फिर मेरे को बताएंगे। जी m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। जल्दी लिखाओ बच्चों। जी m1 m2 अपॉन r स्क्वायर निकालिए जल्दी से। क्या करेंगे? जिसका निकालना है वो एक साइड, g इज इक्वल टू f इंटू आर स्क्वायर अपॉन m1 m2। फोर्स मैंने बताया था बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखो। डिस्टेंस का स्क्वायर एल स्क्वायर, m1 m2 मतलब मास का स्क्वायर। मतलब यहाँ से अगर मैं इसका डायमेंशनल फॉर्मूला लिख दूँ तो m की पावर -1, यहाँ 1 था अपॉन 2 था, ऊपर चला गया माइनस कर 1 इंटू एल की पावर 3, 2 और 1 क्या हो गया 3, और t की पावर -2। ये आ गया डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ जी। डायमेंशन इन मास कितनी आ गई? माइनस का 1। इन लेंथ कितनी आ गई? 3। एंड इन टाइम कितनी आ गई? माइनस का 2। तो लेंथ में -1, सॉरी मास में -1, लेंथ में 3 और टाइम में -2। ये आ गया यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की डायमेंशन। कंफर्टेबल है? तो इस तरह से हमने यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट निकाल लिया। चलिए अब नेक्स्ट निकालते हैं किसकी? प्लैंक्स कांस्टेंट की। ठीक है, प्लैंक्स कांस्टेंट के लिए अगर मैं फॉर्मूला रिलेशन बात करूं तो m मास इंटू वेलोसिटी इंटू रेडियस, ये होता है n एक नंबर होता है इंटू h अपॉन 2 नंबर। ये 2 पाई भी नंबर और n भी नंबर। ये कैसा है? डायमेंशनलेस। मतलब h की जो डायमेंशंस होंगी वो एग्जैक्टली किसके बराबर होंगी? m v r। तो निकाल के बताओ क्या आएगा डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट। जल्दी निकालो, देख लेते हैं भैया। मास तो फंडामेंटल है, वेलोसिटी को क्या लिख दोगे? लेंथ अपॉन टाइम। और r क्या होती है? डिस्टेंस। ये भी क्या आ गया? l। तो h का जो डायमेंशनल फॉर्मूला आ गया वो आ गया ml स्क्वायर टी की पावर -1। कितना आ गया? ml स्क्वायर टी की पावर -1। कितना आ गया? ml स्क्वायर टी की पावर -1। दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट। डायमेंशन पूछ दे अगर कोई तो मास में डायमेंशन 1, लेंथ में डायमेंशन 2 एंड टाइम में डायमेंशन बच्चों माइनस का 1। आई होप यहाँ तक सभी लोग कंफर्टेबल होंगे, खुश होंगे एंड क्लियर। आगे बढ़ जाओ। तो यहाँ तो मैंने कुछ एक बेसिक फंडामेंटल क्वांटिटीज की मैंने आपको डायमेंशंस दे दी, फॉर्मूलाज दे दिए, उसके डायमेंशन निकलवा दिए। अब एक टर्म आता है, एक कंसेप्ट आता है जहाँ पे एप्लीकेशन पार्ट में अपन बात करेंगे। सबसे पहला जो कंसेप्ट आता है वो आता है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। क्या चीज बच्चे? प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या कहता है? सबसे पहले ये सीखेंगे ये प्रिंसिपल और फिर इसके क्वेश्चन करेंगे। तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कहता है अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल वी कैन मल्टीप्लाई physical quantity with same or different dimensional formula at our convenience। ठीक है, हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मल्टीप्लाई या डिवाइड कर सकते हैं, हमसे कोई दिक्कत नहीं। हम मास को एक्सेलरेशन से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, फोर्स बन जाएगा। मास को वेलोसिटी से डिवाइड कर मल्टीप्लाई कर देंगे, मोमेंटम बन जाएगा। ठीक है, हम किसी भी दो फिजिकल क्वांटिटी को, फोर्स को डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वर्क बन जाएगा या टॉर्क बन जाएगा। ठीक, मल्टीप्लाई डिवाइड करने में कोई दिक्कत नहीं। हम लेंथ को
टाइम से डिवाइड कर देंगे, वेलोसिटी बन जाएगा। तो मल्टीप्लाई और डिवाइजन में कोई दिक्कत नहीं, जिसको मना है उससे मल्टीप्लाई करो, जिसको जिससे मना है डिवाइड करो, एक मीनिंगफुल फिजिकल क्वांटिटी बनेगी। बट एडिशन और सब्ट्रैक्शन करते वक्त ओनली लाइक फिजिकल क्वांटिटीज कैन ओनली बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड। मतलब अगर दो क्वांटिटीज को ऐड कर रहे हो, जैसे ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, p प्लस माइनस क्यू, अगर ये ऐड कर रहे हो और ये लेट से रिजल्ट आ रहा है r, तो इस कथन में हमें ये समझ में आना चाहिए कि p कॉमा q कॉमा r all three must have all three must have same dimensions, all three must have same dimension। p की डायमेंशन q के डायमेंशन के बराबर होगी तभी उसको ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, और जो रिजल्ट आएगा r, इनकी भी डायमेंशन p और q के डायमेंशन से, मतलब p q और r तीनों की डायमेंशन क्या होनी चाहिए, सेम। p q r तीनों की डायमेंशन क्या होनी चाहिए बच्चे, सेम। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या कहता है, मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो अपने खुशी खुशी, कोई दिक्कत नहीं है, नो दिक्कत। बट अगर किसी भी क्वांटिटी को ऐड या सेपरेट कर रहे हो तो उनकी डायमेंशन क्या होनी चाहिए, सेम। अगर p में प्लस या माइनस किया q और रिजल्ट आया r, तो p q और r इन तीनों फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशन क्या होनी चाहिए, सेम। p q कॉमा ऑल थ्री मस्ट हैव सेम डायमेंशन। इसका एग्जांपल लेते हैं। हाफ एम वी स्क्वायर की कल डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ फॉर एनर्जी निकाल चुके हैं, मैंने करके भी दिखाया था ये भी। काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल अल्फा टाइम्स एस स्क्वायर दे रहे हैं। डिस्टेंस डिटरमाइन द डायमेंशन ऑफ अल्फा, अल्फा की डायमेंशन निकालनी है। के क्या है, काइनेटिक एनर्जी। तो अगर हमें बच्चे अल्फा की डायमेंशन निकालनी, तो अल्फा की डायमेंशन क्या हो जाएगी, के बाय एस स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी, एनर्जी बताया था क्या होता है, वर्क। तो पीछे निकाली भी एनर्जी की डायमेंशन या काइनेटिक एनर्जी की डायमेंशन, मास इनटू वेलोसिटी का स्क्वायर, तो एल स्क्वायर टी की पावर -2 अपॉन एस क्या, डिस्टेंस ट्रेवल्ड। तो अल्फा की डायमेंशनल फॉर्मूला जो आ गया, एम की पावर 1 एल की पावर 0 टी की पावर -2। इसको प्यार मोहब्बत से एम की पावर 1 टी की पावर -2 भी लिख सकते हैं। तो डायमेंशंस ऑफ अल्फा, मास में कितनी है 1, लेंथ में 0 एंड टाइम में माइनस का। कंफर्टेबल है, क्यों, क्योंकि हमें मालूम है इक्वालिटी के दोनों साइड जो भी एक्सप्रेशंस आ रहे हैं, दोनों की डायमेंशंस क्या होनी चाहिए, इससे। तो जो अल्फा इंटू एस स्क्वायर की डायमेंशन है वही के की डायमेंशन होनी चाहिए। तो यहाँ से हमने अल्फा की डायमेंशन निकाल ली। अब देखो जैसे हमें ये एक एक्सप्रेशन दे रखा है खतरनाक सा, इस खतरनाक से एक्सप्रेशन को देख के हमें डरना नहीं है, हमें तरीके से काम लेना है। Position of particle at time t is given by equation इतना, where v naught is a constant and alpha is greater than 0. The dimension of v naught and alpha are respectively। ठीक है, तो v naught और अल्फा की हमसे डायमेंशन पूछी गई। एक बात ध्यान रखना, जो पावर्स होती है वो डायमेंशन लेस होती है। e की पावर माइनस अल्फा टी, ये क्या है, पावर है। एक्सपोनेंट ये कैसा होता है बच्चे, डायमेंशन लेस। तो अल्फा इंटू टी कि डायमेंशन लेस आनी चाहिए, मतलब m की पावर 0 l की पावर 0 t की पावर 0 आना चाहिए। तो अल्फा की डायमेंशन क्या हो जाएगी, m की पावर 0 l की पावर 0 t की पावर डायमेंशन लेस अपॉन टाइम इधर आ गया। तो जो अल्फा की डायमेंशन आगे टेक्निकली आगे t टू द पावर -1, कितनी आगे t टू द पावर -1। कंफर्टेबल है, कंफर्टेबल है। अब बात करते हैं इस टर्म की, v naught by a, where v naught is a constant and alpha is greater, the dimension of v naught and alpha are respectively। तो समझना बच्चे, अब जब मैं बात करूंगा कि भाई ये टर्म आ गया, ये x क्या है, डिस्टेंस, xt क्या है बच्चे, डिस्टेंस। तो x तो डिस्टेंस, अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं v नॉट बाय a माइनस v नॉट माइनस अल्फा टी बाय a, ये टर्म आ गया, ये टर्म आ गया। अब हमसे बोला गया है कि भाई v नॉट की डायमेंशन बता दो, तो मान लो अगर ये वाला पूरा क्वांटिटी इंटू वी नॉट भी, ठीक है, ये वाला पूरा क्वांटिटी की डायमेंशन
इस अगर इक्वालिटी की देखो, इसकी डायमेंशन, ये तीनों क्वांटिटी, इसको अगर मैं P बोल दूं, Q बोल दूं और R बोल दूं, P Q R तीनों की डायमेंशन क्या होनी चाहिए? सेम। मतलब जो डिस्टेंस की डायमेंशन आई वही V नॉट बाई ए की डायमेंशन होनी चाहिए। कंफर्टेबल है? अब एक्चुअली ए शायद मेंशन नहीं है, लेकिन ए शायद एक्सेलरेशन है। ठीक है, तो V नॉट की डायमेंशन क्या हो जाएगी? डिस्टेंस x इंटू ए। डिस्टेंस कितनी? l। एक्सेलरेशन की डायमेंशन क्या होती है? l t की पावर -2। ठीक है, एक्सेलरेशन की डायमेंशन क्या होती है? l t की पावर -2। सॉरी 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 सॉरी, इरेजर। हाँ बच्चे, मतलब आगे का टर्म नहीं दे रखा है, जैसे a नहीं मालूम ना, तो l स्क्वायर टी की पावर -2 जाएगा। ठीक है, अब एक्चुअली हम a को क्या माने, ये क्वेश्चन में दे नहीं रखा है, वे वी नॉट इज अ कांस्टेंट। और यहाँ पे अगर अल्फा आ गया, ये एक्चुअली जो टर्म लिखा है, सॉरी क्वेश्चन में थोड़ी सी गलती है बेटा, ये जो टर्म आ रहा है ना बेटा, ये भी अल्फा ही है, ये टर्म भी अल्फा है। यहाँ पे ये अल्फा लिखा था, वी नॉट बाय अल्फा। अब अल्फा की डायमेंशन तो हम निकाल चुके हैं, तो वी नॉट बाय अल्फा की डायमेंशन एक्स, तो एक्स की डायमेंशन एक्स इंटू अल्फा, एक्स की डायमेंशन एल, अल्फा की टी टू द पावर -1, तो वी नॉट की डायमेंशन आ गई एल टी की पावर -1। तो एल टी की पावर -1 और टी की पावर -1, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट। कंफर्टेबल है? कंफर्टेबल है? अब देखो, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी ए प्लस बी टी प्लस सी टी स्क्वायर इंटू डी टी क्यूब दे रखा है, प्लस ए बी सी डी की डायमेंशन पूछनी। तो एक बात ध्यान देना बच्चे, अगर मैं इन क्वांटिटीज को इसमें इसको ऐड कर रहा हूं, इसमें इसको ऐड कर रहा हूं, इस और इससे इक्वेट कर, तो इन सब की डायमेंशन क्या होनी चाहिए? सेम। तो x की डायमेंशन क्या है? l। तो इन सब की डायमेंशन, इक्वालिटी के साइड अगर डायमेंशन ले तो सबकी डायमेंशन क्या होनी चाहिए? l। तो हम डायरेक्टली कह सकते हैं कि भाई a की डायमेंशन तो मैं डायरेक्टली देखते ही बोल सकता हूं l है। मैं ये भी कह सकता हूँ b इंटू टी की भी डायमेंशन क्या होगी बच्चे? l। तो b की डायमेंशन क्या हो जाएगी? l अपॉन टी इज इक्वल टू एल टी -1। सिमिलरली मैं ये भी कह सकता हूँ सी टी स्क्वायर की डायमेंशन x के बराबर होगी, मतलब वो भी l होगी। तो c की डायमेंशन l अपॉन टी टू द पावर -2 दैट अपॉन 2 दैट इज इक्वल टू एल टी -2 आ जाएगा। सिमिलरली मैं d के लिए बोल सकता हूँ कि भाई डी टी क्यूब की भी डायमेंशन l होगी, तो d की डायमेंशन आ जाएगी l, और वो नीचे ले आए तो t की पावर -3। तो तुमसे कोई पूछ दिए भैया डायमेंशन क्या है ABCD की, तुम बता दो कि d की डायमेंशन l t की पावर -3। कंफर्टेबल है? c की डायमेंशन l t की पावर -2, b की डायमेंशन l t की पावर -1 एंड a की डायमेंशन l। तो ये तो आ गई डायमेंशंस, ये क्या आ गई? डायमेंशन ऑफ a b t c t स्क्वायर प्लस डी टी। कंफर्टेबल है? कंफर्टेबल है? टू कन्वर्ट यूनिट्स ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी फ्रॉम वन सिस्टम ऑफ यूनिट टू अनदर। ठीक है, अब ये तो हमने प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी से पढ़ लिया। अब आते हैं एप्लीकेशन पार्ट पे। ये क्या है बच्चे? एप्लीकेशन। मैंने बताया था एप्लीकेशन भी आज पढ़ा दूंगा। तो ये आ गया बच्चे अपने पास एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल, एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। क्या पढ़ने वाले बच्चे अपन? एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। क्या पढ़ने वाले बच्चे? एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। तो सबसे पहला जो यूज होता है डायमेंशनल, वो आता है टू कन्वर्ट वन फॉर्म ऑफ यूनिट टू अनदर। देखो बच्चे एक बात समझना, अगर मैंने ये लिख दिया, मैंने कहा हमारे घर पे 5000 ग्राम आलू आया, या फिर मैंने बोल दिया कि भाई 5 केजी आलू आया, क्या आलू की क्वांटिटी में कोई फर्क पड़ा क्या? क्या ये दोनों सेम बातें? अलग अलग? 5000 ग्राम और 5 केजी, क्या ये सेम बात है या अलग अलग? आप कहोगे सर सेम ही बात है।
बस ये है कि जो कंपैरिजन जिस यूनिट से किया, ये एक छोटी यूनिट है तो न्यूमेरिकल वैल्यू बड़ी है, ये एक बड़ी यूनिट है किलोग्राम तो न्यूमेरिकल वैल्यू छोटी है, बट ओवरऑल क्वांटिटी क्या है सेम। तो इसी बात का देखो, N1 न्यूमेरिकल वैल्यू 1 और सिस्टम यूनिट 1, न्यूमेरिकल वैल्यू इन सेकंड और यूनिट 2 U2। तो N1 U1 किसके बराबर हो गया, N2 U2। N1 U1 किसके बराबर आ गया बच्चे, N2 U2। N1 U1 किसके बराबर आ गया, N2 U2। मेरी बात आई समझ में, न्यूमेरिकल वैल्यू इनटू यूनिट इज इक्वल टू कांस्टेंट, ये चीज हमेशा फिक्स रहती है। तो N1 U1 इज इक्वल टू N2 U2। तो अब यूनिट्स, अब कोई सा भी सिस्टम को डायमेंशन, अगर ये मास है ना तो इसकी डायमेंशन चाहे सिस्टम या नो चाहे सिस्टम टू हो, डायमेंशन हमेशा क्या रहती है इससे। फायदा क्या हम देखते हैं, डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी remains same in all यूनिट्स। अगर यूनिट्स चेंज करेंगे तो डायमेंशन चेंज नहीं होती। तो यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यू 1 इंटू यू वन इज इक्वल टू एन टू यू टू। मान लो एन टू की वैल्यू निकालनी तो क्या हो जाएगा, एन वन अपॉन यू वन बाई यू टू। तो मास एम वन अपॉन मास की यूनिट इन फर्स्ट सिस्टम अपॉन मास की यूनिट सेकेंड सिस्टम की पावर जो भी ए बी सी हम लगा लेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे। इसको मैं करके बताता हूँ कैसे सॉल्व करते हैं एग्जाम्पल से। जैसे यंग्स मॉडुलस ऑफ स्टील है, ये हमें दे रखा है, इसको हमें ये न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ये एसआई सिस्टम में दे रखा है, इसको हमें सीजीएस में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो पहले समझते हैं यंग्स मॉडुलस होता क्या है। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर यूनिट स्क्वायर। तो यंग्स मॉडुलस की जो डायमेंशन निकालेंगे, तो यंग्स मॉडुलस का जो फॉर्मूला आता है या फिर यूनिट से भी देख सकते हैं, फोर्स अपॉन एरिया लिख रहे हैं। फोर्स अपॉन एरिया की जो क्या कहते हैं यूनिट होती है वो इसकी होगी। तो यंग्स मॉडुलस की जो डायमेंशनल फॉर्मूला आ जाएगा, सबसे पहले निकालेंगे इसका डायमेंशनल फॉर्मूला। तो न्यूटन मतलब फोर्स, मीटर स्क्वायर मतलब एरिया, तो ये कितना हो जाएगा, न्यूटन मतलब फोर्स मतलब एम एल टी माइनस टू, और एरिया मतलब लेंथ का स्क्वायर। तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला आ गया एम एल की पावर माइनस वन टी की पावर माइनस टू। अब हमने कहा एन वन यू वन, समझना ध्यान सुनना, एन वन यू वन इज इक्वल टू एन टू यू टू। हमें फर्स्ट एसआई सिस्टम में इसकी एन वन की वैल्यू पता है, 19 इंटू टेन टू द पावर 10 यूनिट। यूनिट्स मतलब इसकी डायमेंशन लिखनी है, एम वन एल वन टी वन की पावर माइनस टू की पावर माइनस वन। न्यूमेरिकल वैल्यू इन सेकंड सिस्टम हमें निकालनी है, एन टू नहीं पता, यू टू लिख देंगे। देखो डायमेंशंस तो चेंज नहीं हो, यूनिट भले ही चेंज हो जाएगी, डायमेंशन यही रहेगी। तो यूनिट चेंज जाएगी तो m1 की जगह m2 लिख दोगे, l2 लिख दोगे, लेकिन t2 डायमेंशन सेम रहेगी, मतलब मास की पावर 1 ही चढ़ेगी, l2 की पावर माइनस वन ही चढ़ेगी और t की पावर माइनस टू ही चढ़ेगी। तो न्यूमेरिकल वैल्यू इन सेकंड सिस्टम n2 अगर ये डिवाइड कर दे तो 19 इंटू टेन टू द पावर 10 इंटू मास इन फर्स्ट अपॉन मास इन सेकंड, लेंथ इन फर्स्ट अपॉन लेंथ इन सेकंड, और लेंथ की पावर माइनस वन थी तो यहाँ पे आ जाएगा पावर माइनस वन, टाइम इन वन अपॉन टाइम इन टू, और यहाँ पे टाइम की पावर क्या माइनस टू थी तो यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस टू। कंफर्टेबल है यहाँ तक, कंफर्टेबल है बच्चे। अब मैं कंपैरिजन करके लिख देता हूँ, यहाँ पे मैं कलर चेंज कर लेता हूँ कि मिक्सिंग ना लगे। तो N2 इज इक्वल टू 19 इंटू टेन टू दावर 10 इंटू मास। फर्स्ट एसआई सिस्टम में क्या होती है किलोग्राम, इसमें क्या होता है ग्राम। तो अगर कॉमन में ले जाऊं तो मास मतलब उसमें एसआई सिस्टम के हिसाब से 1000 ग्राम और यहाँ पे 1 ग्राम। लेंथ किलोमीटर मीटर तो 1000 और यहाँ पे 1 की पावर माइनस का 1 इंटू टाइम, दोनों में सेकेंड्स की पावर माइनस टू। तो N2 जो आ गया 19 इंटू टेन टू दावर 10 इंटू 1000। ठीक है, और यहाँ पे चूंकि पावर माइनस वन थी तो इंटू 1000, लेंथ की मीटर और किलोमीटर यही रेशियो आता है कि पावर माइनस वन, और टाइम का तो कुछ आया नहीं तो ये भी कट गया। तो N2 सीजीएस सिस्टम में भी जो N2 आया वो कितना आ गया 19 इंटू टेन टू दावर 10 ही आया। 19 इंटू न्यूटन पर मीटर स्क्वायर बोलूँ या डाइंस पर सेंटीमीटर स्क्वायर बोलूँ, एक ही बात है। कंफर्टेबल है।
शायद मैंने कुछ गलती तो नहीं करी, 1 मिनट मेरे को चेक कर लेने दो। फोर्स mlt-2 लिखूंगा, एरिया ml की पावर -1 t की पावर -2, तो ठीक लिखा है n1 u2 मास किलोग्राम, सॉरी लेंथ की यूनिट मीटर होती, किलोमीटर नहीं होती, मीटर होती। यहाँ पे मैंने एक गलती कर दी, सॉरी, मीटर होती है, इसमें सीजीएस में सेंटीमीटर होता है। 100 सेंटीमीटर में क्या होता है बच्चे, 100 सेंटीमीटर में 1 मीटर होता है, तो 1 मीटर के करस्पॉन्डिंग सेंटीमीटर में लिख दिए 100। कंफर्टेबल है? तो ये जो आएगा, अब जो वैल्यू आ जाएगी, इरेजर ले लिया, इरेजर ले लिया, इरेजर ले लिया, हाँ, वो बच्चे n2 की वैल्यू जो आ जाएगी वो आ जाएगी 19 इंटू 10⁻10 इंटू 1000 इंटू 1/100। काटा पेटी मचा ली, काटा पेटी मचा ली, जीरो जीरो चला गया, कितना आ गया n2 की वैल्यू, 19 इंटू 10⁻11। n2 की वैल्यू क्या आ गई, 19 इंटू 10⁻11। कंफर्टेबल है? कंफर्टेबल है? कंफर्टेबल है? कंफर्टेबल है? अब आता है डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड, ये निकाल लिया, ये हमें दे रखा है। हाउ मेनी पॉइस, पॉइस क्या है, सीजीएस यूनिट इज इक्वल टू 1 पॉइजन एसआई, तो n1 u1 इज इक्वल टू n2 u2, इस चीज का हम यूज करते हैं, इसका n1 u1 इज इक्वल टू n2 u2। तो यहाँ पे लेट से 1 पॉइजन एसआई यूनिट है, ठीक है, तो 1 इंटू एसआई सिस्टम में यूनिट्स जो लिखेंगे, डायमेंशन तो यही रहेगी, लेकिन m l की पावर -1 t की पावर -1, ठीक है, इज इक्वल टू n2, इज इक्वल टू n2, m1 l1 t1 लिख दे रहा हूं। इसकी वैल्यू निकालनी है, और सीजीएस, ये वाला सीजीएस सिस्टम के लिए लिख दिया था, ये एसआई के लिए। सीजीएस में यूनिट डायमेंशन तो वही रहेगी, बस मास की यूनिट चेंज हो जाएगी, इसलिए m2 l2 t2, डायमेंशन सेम है, तो पावर 1 पावर -1 पावर -1। कंफर्टेबल है? तो n2 की वैल्यू आ गई 1 इंटू m1 अपॉन m2 इंटू l1 अपॉन l2 की पावर, l लेंथ पे पावर कितनी, -1 इंटू t1 अपॉन t2 टाइम पे पावर कितनी, -1। अब इक्वेट करते हैं, 1 इंटू मास, एसआई सिस्टम में क्या होता है, किलोग्राम, 1 किलोग्राम मतलब 1000 ग्राम, इंटू 1 अपॉन 1, ग्राम ग्राम लिख भी दूं कट जाएगा। लेंथ मीटर सेंटीमीटर, तो मीटर मतलब 100 सेंटीमीटर अपॉन सेंटीमीटर, पावर -1 इंटू टाइम, टाइम की दोनों में क्या होती है, सेकंड, 1 सेकंड 1 सेकंड, पावर -1, कट पिट गया, तो n की वैल्यू आ गई 1 इंटू 1000, यहाँ से आया, और 100 की पावर -1 मतलब इंटू 1/100 आया, तो कट पिट आ गया, ये कितना आ गया, 10, ठीक है। तो 10 पॉइस, हम कह सकते हैं 10 पॉइस इज इक्वल टू 1 पॉइजल, 10 यूनिट्स ऑफ सीजीएस सिस्टम इज इक्वल टू 1 यूनिट ऑफ पॉइजल सिस्टम, एसआई सिस्टम। कंफर्टेबल है बच्चे? कंफर्टेबल है सभी लोग? बढ़िया से, एक नंबर। नया क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने, फटाफट खटाखट किल कर दीजिए। कैलोरीज है, आप लोग बच्चे सॉल्व करिए, जल्दी से सॉल्व करिए इसको। तो कैलोरीज यूनिट ऑफ हीट और एनर्जी, इट इज इक्वल टू 4.2 जूल, ठीक है, 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.2 जूल, ये हमें क्वेश्चन में दे रखा है।
Suppose we employ a system in which unit of mass equals alpha kg, unit of length equals beta meter, and unit of time is gamma second. Show that a calorie has a magnitude 4.2 alpha की power -1 beta की power -2 gamma की power 2 in terms of the new. क्लियर है? तो अब मेरे को कैलोरी मतलब ये CGS, यहाँ पे तो मैं CGS का SI से कंपैरिजन ले रहा था। अब मेरे को CGS का ही किसी न्यू सिस्टम ऑफ यूनिट से कंपैरिजन लेना है। CGS में हमने कहा 1 कैलोरी, सो दैट अ कैलोरी मतलब 1 कैलोरी, कैलोरी मतलब एनर्जी, और एनर्जी की डायमेंशन की बात करें तो m l स्क्वायर टी की पावर -2 हमने कई बार निकाल चुके, यही आएगी। इज इक्वल टू न्यू सिस्टम में किसके बराबर है, n2, डायमेंशन तो सेम रहेगी, यहाँ m l t थी तो यहाँ तो m1 l1 t1, डायमेंशन सेम रहेगी तो पावर l स्क्वायर रहेगा, यहाँ -2 रहेगा, यहाँ 1 ही रहेगा। अब n2 की वैल्यू बात करूं तो 1 इंटू m अपॉन m1 इंटू l अपॉन l1 की पावर 2 इंटू t अपॉन t1 की पावर -2, स्क्वायर की पावर -2 की पावर 1। ठीक है, अब 1 इंटू मास, सपोज वी एम्प्लॉय सिस्टम इन विच द यूनिट ऑफ मास इक्वल्स अल्फा केजी। तो जो ये वाला सीजीएस सिस्टम है, जो अपना सीजीएस सिस्टम है, या फिर इसको इस तरह से करेंगे तो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, बिकॉज हमसे 4, ये देखो ये भी मीटर है, ये किलोग्राम है और ये सेकेंड है, ये हमें डायरेक्टली सीजीएस से नहीं, ये एसआई से कंपैरिजन दे रखा है। तो अगर बच्चे मैं इसको एक बार थोड़ा सा बच्चे मैं इसको इरेज कर रहा हूं, और मैं अगर आपसे बोलूं कि एसआई के टर्म्स में बात करेंगे तो अपन को बहुत आराम से हो जाएगा। 1 कैलोरी 4.2 जूल है। और अपन देखो ये जो कंपैरिजन दे रखे हैं, ये अल्फा केजी मीटर और सेकेंड, न्यू सिस्टम के हमें कंपैरिजन दे रखे हैं एसआई से। तो हम देखते हैं अब एसआई का न्यू सिस्टम से कंपैरिजन देखते हैं। तो माना आएगा n1u1 इज इक्वल टू n2u2। एसआई में 1 जूल, यूनिट कुछ भी हो डायमेंशन सेम रहेगी, तो एम एल स्क्वायर टी, एनर्जी की डायमेंशन एम एल स्क्वायर टी की पावर -2 इज इक्वल टू n2, ये हमें निकालना है, इंटू m1 l1 टी की पावर 1 की स्क्वायर टी की पावर -2 की पावर 1। यहां से बच्चे अगर मैं कंपेयर करूं, यहां से बच्चे अगर मैं कंपेयर करूं और n2 की वैल्यू लिखूं, तो n2 की वैल्यू m अपॉन m1 की पावर 1 l अपॉन l1 की पावर 2 एंड t अपॉन t1 की पावर -2, ये आ जाएगा। पुट कर देते हैं। ये वाला सिस्टम कौन सा था, एसआई। एसआई में क्या होगा बच्चे, मास यूनिट 1 kg, नए सिस्टम में मास यूनिट अल्फा kg, एसआई में यूनिट ऑफ लेंथ 1 मीटर, नए सिस्टम में यूनिट ऑफ लेंथ की बात करें तो कितनी हो जाएगी, बीटा मीटर, एंड टाइम 1 सेकेंड, यहाँ नए सिस्टम में गामा सेकेंड। काटा पेटी मचा दीजिए, काटा पेटी से को सेकेंड सेकेंड कट गया, मीटर मीटर कट गया, मीटर मीटर कट गया, यूनिट तो वही रहेंगी, पावर 1 था, पावर 2 थी, पावर -2। तो यहां से n2 की वैल्यू बात करें तो 1 इंटू अल्फा अपॉन में था तो अल्फा की पावर -1, बीटा भी अपॉन में है तो बीटा की पावर -2 इंटू गामा की पावर, यहाँ -2 था वो अपॉन में था, इंटू गामा की पावर 2। तो n2 इतने जूल के बराबर हो जाएगा, n2 इज इक्वल टू दैट मच अमाउंट ऑफ जूल, इतने जूल्स के बराबर हो जाएगा। और हमें मालूम है 1 कैलोरी 4.2 जूल के बराबर होता है, मतलब हमें पता चल गया कि ये n2 जो है 1 यूनिट इन न्यू सिस्टम अल्फा की पावर -1 बीटा की पावर -2 इंटू अल्फा की पावर 2 जूल के बराबर होता है।
और 1 कैलोरी 4.2 जूल के बराबर होता है। तो 1 कैलोरी के नए के बात करेंगे तो नए में 4.2 मल्टीप्लाई कर दे और इंटू इसके बराबर हो जाएगा 4.2 इंटू अल्फा की पावर -1 बीटा की पावर -2 इंटू गामा की पावर 2। यही प्रूफ करना था हमने। कंफर्टेबल है इससे? अब जो सेकंड एप्लीकेशन आता है, जो अपने डायमेंशनल एनालिसिस में सेकंड एप्लीकेशन आता है, वो आता है टू चेक डायमेंशनल करेक्टनेस ऑफ गिवन फिजिकल रिलेशन। किसी भी फिजिकल रिलेशन की डायमेंशनल करेक्टनेस को नापने का। तो सबसे पहली बात, इसमें 3 फैक्टर हमें ध्यान रखने हैं कि पावर्स जो होती हैं वो डायमेंशनलेस होती हैं। पावर्स क्या होती है बच्चे? डायमेंशनलेस। मैंने लिख दिया 2 टू द पावर अल्फा टी स्क्वायर। तो ये अल्फा टी स्क्वायर क्या है? पावर। ये क्या है? इसकी पावर। तो ये क्या होगी? डायमेंशनलेस। मतलब अल्फा टी स्क्वायर की डायमेंशन m की पावर 0, l की पावर 0 और t की पावर 0। अब मान लो तुमसे कह दे कि अगर t टाइम है तो अल्फा की डायमेंशन बताओ, तो तुम अल्फा की डायमेंशन आराम से बता दोगे m की पावर 0, l की पावर 0, t की पावर 0 अपॉन t का स्क्वायर। तो आ जाएगा m की पावर 0, l की पावर 0 और t की पावर -2। आई होप आप सब लोग कंफर्टेबल। इसके बाद ये आता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। साइन थीटा, e की पावर थीटा, कॉस थीटा, लॉग ऑफ थीटा आर डायमेंशन। मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का जो आर्गुमेंट जो थीटा वाली जगह है ना, वो कैसा होता है? डायमेंशनलेस। आर्गुमेंट ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होता है? डायमेंशनलेस। जैसे मैंने ले लिया साइन ऑफ के एक्स, तो जो के एक्स पूरा टर्म है ये क्या होगा? डायमेंशनलेस। मतलब के एक्स जो पूरा टर्म है इसकी डायमेंशन क्या आएगी? एम की पावर 0, एल की पावर 0, टी की पावर 0। अगर मान लो तुमसे कह दिया एक्स अगर डिस्टेंस है तो के की डायमेंशन बताओ, तो के की डायमेंशन हो जाएगी एम की पावर 0, एल की पावर 0, टी की पावर। ये डिवाइड क्रॉस में आएगा, अब इधर आएगा तो डिवाइड में आ जाएगा। एक्स का डिस्टेंस मतलब एल की पावर 1, तो के की डायमेंशन आप कह सकते हो एम की पावर 0, एल की पावर -1 और टी की पावर 0 कह सकते हैं। वी कैन, और तीसरी बात आपको ध्यान रखनी है कि वी कैन ऐड और सब्ट्रैक्ट क्वांटिटीज हैविंग सेम डायमेंशंस। ये हमने प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी में भी सीखा था कि हम दो क्वांटिटीज को, दो फिजिकल क्वांटिटीज को ऐड या सब्ट्रैक्ट तभी कर सकते हैं जब उनकी डायमेंशंस क्या हो? सेम। हम दो फिजिकल क्वांटिटीज को ऐड या सब्ट्रैक्ट तभी कर सकते हैं जब उनकी डायमेंशंस क्या हो बच्चे? सेम। कंफर्टेबल है? तो इन तीन बातों का ध्यान रखते हुए, इन तीन बातों का ध्यान रखते हुए हम यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं। सबसे पहली बात, हमें ये चेक करना है कि भाई डायमेंशनल करेक्टनेस ऑफ v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी को चेक करना है। हमको सबको मालूम है कि भाई फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन सही है। तो फर्स्ट क्या? इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी। u क्या? इनिशियल वेलोसिटी। और ए टी क्या है? एक्सेलरेशन है। और t क्या है? टाइम। तो देखो वेलोसिटी है तो v की डायमेंशन कितनी हो जाएगी? m की पावर 0, l की पावर 1, t की पावर -1। चाहे वो इनिशियल हो चाहे फाइनल, तो v और u की डायमेंशन तो सेम हो रही है। हमने ये कहा कि दो क्वांटिटी को ऐड कर रहे हो तो u की डायमेंशन a और t की डायमेंशन के बराबर आना चाहिए। हमें मालूम है अगर मैं एक्सेलरेशन की डायमेंशन लिखूं तो l की पावर 1, t की पावर -2 आ जाएगा। और टाइम की डायमेंशन m की पावर 0, l की पावर 0, t की पावर 1 आ जाएगा। तो हम चेक करते हैं क्या a इंटू टी की डायमेंशन v की बराबर आ रही है। तो a m की पावर 0, l की पावर 1, t की पावर -2 इंटू टाइम m की पावर 0, l की पावर 0, t की पावर 1। सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा? m की पावर 0, l की पावर 1 और t की पावर -1। l की पावर 1 और t की पावर -2 था, इंटू 1 कर देंगे तो कितना आ जाएगा? -1। तो क्या ये डायमेंशन एग्जैक्टली v और u की डायमेंशन के बराबर? हाँ। तो इन तीनों की डायमेंशन सेम है, मतलब ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है। डायमेंशनली करेक्ट होने के लिए इसकी, इसकी और इसकी तीनों की डायमेंशन क्या होनी चाहिए थी? सेम। तो डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन है। इसको चेक करते हैं। x की डायमेंशन किसके बराबर हो जाएगी? लेंथ। u इंटू टी की डायमेंशन करते हैं तो u की डायमेंशन l t की पावर -1 और टाइम की डायमेंशन t। मल्टीप्लाई करो टी टी पावर माइनस टी टी पावर कितना हो जाएगा? टी का 0। तो ये इसकी डायमेंशन आ गई l। तो अभी तक तो ये भी सही लग रहा है, ये भी सही। हाफ ए टी स्क्वायर, नंबर्स डायमेंशन लेस होते हैं, ये इसकी डायमेंशन है। ए टी स्क्वायर के नंबर्स डायमेंशन लेस होते हैं, तो ए टी स्क्वायर की डायमेंशन अगर मैं देखूं या हाफ ए टी स्क्वायर की डायमेंशन, तो हाफ तो डायमेंशन लेस है तो यहाँ तो कुछ आएगा नहीं। डायमेंशन लेस मतलब m की पावर 0, l की पावर 0, t की पावर 0। एक्सेलरेशन की डायमेंशन l t की पावर -2 होता है और इंटू टाइम का स्क्वायर, टाइम का स्क्वायर मतलब t। मल्टीप्लाई कर टी -2 टी की पावर 2 कितना आ जाएगा? l की पावर 1।
तो देखो जो इसकी डायमेंशन है वही u2 की है, वही x की है, मतलब ये इक्वेशन भी डायमेंशनली करेक्ट है। ये इक्वेशन भी डायमेंशनली करेक्ट है। कंफर्टेबल है? कंफर्टेबल है? आगे बढ़ जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो तीसरा जो एप्लीकेशन आता है अपनी डायमेंशनल एनालिसिस का, जो तीसरा एप्लीकेशन आता है वो टू एस्टैब्लिश अ रिलेशन बिटवीन डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी। डिफरेंट अगर तुम्हें फिजिकल क्वांटिटी दे, ऐसा दे रखी कि कोई क्वांटिटी है, वो लेंथ पे डिपेंड कर रही है, मास पे, फोर्स पे, इस पे, मतलब थ्री डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज पे डिपेंड कर रही है, तो उसमें तुम रिलेशन भी विद द हेल्प ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस निकाल सकते हो। जैसे कि हम टाइम पीरियड का फॉर्मूला हमें नहीं मालूम, या चलो देखो हमें मालूम भी है, तो 2 पाई अंडर रूट L/G ये फॉर्मूला होता है, ये हमें याद है। ये हम विद द हेल्प ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस में तुम्हें अभी डिराइव करके बताता हूं। तो देखो लिखा है द टाइम पीरियड t में डिपेंड्स अपॉन मास, लेंथ एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। लेकिन हमें बोला कि इन तीन पर डिपेंड कर सकता है, लेकिन डिपेंडेंसी किस टाइप की है, कैसी डिपेंडेंसी है, स्क्वायर है, रूट है, क्या है, ये सब नहीं दे रखा। तो हम कहेंगे टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास पे डिपेंडेंसी, लेकिन कैसी है तो ये नहीं पता, तो कोई पावर ए लिख ली। लेंथ पे डिपेंडेंसी है, कैसी है ये नहीं पता, तो लिख दी बी। और टाइम पे डिपेंडेंसी, सॉरी किस पे, ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे डिपेंडेंसी है जी पे, लेकिन कैसी डिपेंडेंसी हमें नहीं पता, तो इसकी पावर सी लिख ली। कंफर्टेबल? तो टाइम पीरियड इज इक्वल टू के टाइम्स मास की पावर ए इंटू लेंथ की पावर बी इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की पावर से। ये क्या है? एक नंबर है, एक डायमेंशन लेस कांस्टेंट, एक नंबर है डायमेंशन लेस कांस्टेंट। अब मास की डायमेंशन m की पावर a, लेंथ की डायमेंशन l की पावर b, एक्सेलरेशन की डायमेंशन l t माइनस, जो भी फिजिकल क्वांटिटी सबकी डायमेंशन लिख लो। एक्सेलरेशन की डायमेंशन l t की पावर -2, और पूरे पे होल पे और क्या लगा? कंफर्टेबल है? इसको मैं नेक्स्ट पेज पे कर दे रहा हूं, जरा ध्यान से बच्चे देखना, इसको सॉल्यूशन मैं नेक्स्ट पेज पे कर रहा हूं। तो अपने पास जो आया था टाइम इज इक्वल टू के टाइम्स, के तो छोड़ दो अभी, मास की पावर a, लेंथ की पावर b, और एक्सेलरेशन मतलब एल टी की पावर -2 की पावर c। अब क्या करेंगे बच्चे, मैं इसको लिख लेता हूँ, ये टाइम है ना, तो टाइम m की पावर 0, l की पावर 0, t की पावर 1, खोल दिया ब्रैकेट, m की पावर a, l की पावर b यहां से आ गया, और c ये था, तो यहाँ l की पावर b प्लस c आ गया, इंटू टाइम की पावर -2c। अब मैं पावर्स को इक्वेट करूंगा, कंपेयर करूंगा, ऑन कंपेयरिंग, ऑन कंपेयरिंग हम देखेंगे a की वैल्यू कितनी आ रही है 0, b प्लस c की वैल्यू कितनी आ रही है 0, और माइनस का 2c की वैल्यू आ रही है 1, तो यहां से c की वैल्यू आ गई माइनस का हाफ। अगर बच्चे हमें c की वैल्यू माइनस हाफ पता चल गई, तो b प्लस सी, तो b की वैल्यू किसके बराबर है? माइनस का c, तो b की वैल्यू माइनस टाइम्स माइनस हाफ, तो b की वैल्यू आ गई प्लस का हाफ। क्लियर है? कितनी आ गई? प्लस का हाफ। इतना क्लियर है? तो अब हमने यही रिलेशन लिखा था, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे टाइम पीरियड इज इक्वल टू के टाइम्स m की पावर a 0, l की पावर b, b कितनी आई है हाफ, इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g की पावर माइनस का हाफ। क्या बच्चे? माइनस का हाफ। तो टाइम पीरियड m की पावर 0 मतलब 1 हो गया, तो l की पावर हाफ, k टाइम्स k एक नंबर है, इंटू g की पावर माइनस हाफ। इसको प्यार मोहब्बत से k, हाफ मतलब रूट होता है, माइनस हाफ मतलब रूट ओवर एल अपॉन रूट ओवर जी लिख सकता हूँ, और मोहब्बत से लिख दूंगा k टाइम्स रूट ओवर एल बाई जी। तो देखो क्या टाइम पीरियड का फॉर्मूला एग्जैक्टली जो हमने याद था, जो एग्जैक्टली हमें याद था, ये हमने ये निकाल लिया k टाइम्स रूट ओवर एल बाई जी। तो देखो एग्जैक्टली डिपेंडेंसी रिलेशन कैसा है, किस तरीके का, वो निकाल सकते हैं। बस इसका एक लिमिटेशन भी है इस मेथड का, कि इस कांस्टेंट की वैल्यू नहीं निकाल सकते।
के जो कांस्टेंट है उसकी वैल्यू नहीं निकाल सकते, बाकी जो अगर रिलेशन जिस टाइप का है वो एग्जैक्टली रूट ओवर एल बाई जी, हमने लेंथ पे डिपेंडेंसी कैसी है फॉर्मूला का टाइप निकाल लिया रिलेशन, बस हम इस कांस्टेंट की वैल्यू हम कभी भी डायमेंशनल एनालिसिस की हेल्प से नहीं निकाल सकते। ये थोड़ा सा इसका एक ड्रॉबैक। चलिए एक और इलस्ट्रेशन आपके इनके सामने, फटाफट खटाखट इसको किल कर दो जरा बच्चों, फटाफट खटाखट किल कर दो बेटा बहुत तेजी के साथ। When a solid space moves through a liquid, the liquid opposes the motion with a force. The force depend upon, force की डिपेंडेंसी बोल रहा है coefficient of viscosity of solid, तो इसकी पावर हो गई a, the radius r of the sphere power b, and speed v of the sphere v की पावर c. F is proportional to different power of these quantity. Guess a formula for using this method. ठीक है, यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस हमें इसका फॉर्मूला निकालना है। F इज इक्वल टू x प्रोपोर्शनलिटी साथ आया, कांस्टेंट किया गया। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की डायमेंशन आप में से बहुत लोग को अभी नहीं पता होगा, ऑब्वियस सी बात है, अभी पूरा 11th नहीं पढ़ा तो नहीं पता होगा। चलिए तो मैं आशा करता हूं आपकी हेल्प करने के लिए इसकी डायमेंशन आपको, तो बच्चे अगर मैं बोलूं कि कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है, तो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की डायमेंशन आपको नहीं पता, तो आपसे बोला है कि भाई मैं कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की पहले तो आपको डायमेंशन बता देता हूँ। तो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की जो डायमेंशन आती है बच्चे, वो आती है m, मैं आपको बता दे रहा, एल टी माइनस, एक पर मैं बता रहा एम एल टी माइनस टू फोर्स की एल स्क्वायर टी की पावर माइनस वन, एम एल की पावर माइनस वन टी की पावर माइनस वन। तो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की जो डायमेंशन होती है वो होती है बच्चे, मैं आपके लिए बता दे रहा, अगर याद नहीं है वैसे आप लोगों को बाद में याद हो जाएगी, नहीं भी होगी जैसे मैंने अभी निकाली वैसे आप भी निकाल सकते हैं। ठीक है, अब आपसे बोला है कि फोर्स का फॉर्मूला बताना है, तो फोर्स का हमें फॉर्मूला पता है तो हम पहले देखेंगे डिपेंडेंसी किस पे, तो बोल दोगे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की पावर ए, रेडियस की पावर बी, एंड वेलोसिटी ऑफ स्फीयर की पावर सी। कोफिशिएंट कंफर्टेबल है। फोर्स एम एल टी माइनस टू, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी एम एल की पावर माइनस वन टी की पावर माइनस वन की पावर ए, रेडियस मतलब लेंथ, लेंथ की पावर बी, और कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी सॉरी वेलोसिटी, वेलोसिटी मतलब एल टी की पावर माइनस वन की पावर सी। कंफर्टेबल है। अब मैं एम एल टी माइनस टू, देखो के जो था यहाँ पे, जो इसको हटाएंगे और डायमेंशनलेस कांस्टेंट आएगा, के डायमेंशनलेस है तो इसकी बात नहीं करें, हम सिर्फ डायमेंशन इक्वेट करें, तो अगर मैं खोल दूं तो m की पावर a आ जाएगा यहाँ से, यहाँ पे बात करेंगे l की पावर माइनस ए, क्या यहाँ पे भी l है, हाँ तो l की पावर b, और यहाँ पे भी प्लस का c। टाइम को खोलेंगे कि पावर माइनस है, यहाँ नहीं है, यहाँ है माइनस का c। कंपेयर करेंगे तो हमें पता चल जाएगा a की वैल्यू 1 है, माइनस का a प्लस का b प्लस का c, इसकी वैल्यू 1 है, और तीसरी बात हमें जो पता चली माइनस का a माइनस का c, इसकी वैल्यू माइनस टू है। अगर बच्चे मैं सॉल्व करता हूँ, a की वैल्यू 1 पुट करता हूँ तो माइनस वन माइनस सी इज इक्वल टू माइनस का 2, ये इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो माइनस का c इज इक्वल टू माइनस का 1 कट गया, c की वैल्यू भी आ गई 1, a की वैल्यू भी आ गई 1, b की वैल्यू देखते हैं, तो माइनस a की वैल्यू 1 पुट कर दी, प्लस b प्लस c की वैल्यू क्या पुट कर दी 1, ये इक्वेट टू 1, तो ये कट गया तो b की वैल्यू भी आ गई 1। तो टेक्निकली जो फोर्स का फॉर्मूला आ गया वो k टाइम्स विस्कोसिटी की पावर 1, रेडियस की पावर b, सॉरी की पावर b की वैल्यू 1 आ गई, और वेलोसिटी की पावर 1 आ गई, तो फोर्स का फॉर्मूला आ गया k टाइम्स ईटा आर बी।
और जब अभी अब मैं फ्लूइड्स पढ़ाऊंगा तो मैं दिखाऊंगा जो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का फॉर्मूला आता है वो आता है -6 पाई ईटा आर। देखो डिपेंडेंसी सेम साइज की है, बस ये कोफिशिएंट जो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है -6 पाई, इसकी वैल्यू हम डायमेंशनल एनालिसिस के मेथड से इसकी वैल्यू बच्चे हम डायमेंशनल एनालिसिस के मेथड से नहीं निकाल सकते। ये एक छोटा सा इस मेथड का लिमिटेशन है। कंफर्टेबल है? अब आता है if P is the pressure of a gas and rho is the density, find the dimension of velocity in terms of P and rho। ये भी निकाल सकते हैं कि डायमेंशन की ऑफ वेलोसिटी निकालना है, तो वेलोसिटी देख लेंगे। मैं मान लूंगा कि डेंसिटी ऑफ गैस की पावर ए पे डिपेंड कर रहा है एंड प्रेशर में इसकी डायमेंशन भी है। डायमेंशन लिख देते हैं, वेलोसिटी की डायमेंशन एल टी की पावर -1। अब इज इक्वल टू डायमेंशन ही मैच करानी है तो हमें प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट से मतलब नहीं, डेंसिटी डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम, मास मतलब वॉल्यूम मतलब एल क्यू, एम एल की पावर -3 की पावर ए एंड पी, रो की पावर ए लिखा है, पी की पावर बी लिखा है, ये ध्यान रखना। तो प्रेशर, प्रेशर फोर्स पर यूनिट एरिया, तो एम एल की पावर -1 टी की पावर -2 की पावर कितनी आ गई बच्चे, बी। कंफर्टेबल है? तो अगर मैं इक्वेट करूं m की पावर a प्लस बी, l की पावर -3a माइनस का b और टाइम की पावर -2 इज इक्वल टू m की पावर 0, l की पावर 1, t की पावर -2। तो यहां से a प्लस b की वैल्यू अगर मैं देखूं तो 0 आ जाएगी, -3a माइनस का b 1 आ जाएगा एंड -2b माइनस का। तो यहां से b की वैल्यू आ गई अपने पास हाफ, a प्लस बी 0 था तो हमें पता चल गया a की वैल्यू माइनस का हाफ, बाकी की हमें जरूरत ही नहीं पड़ी, मतलब तीसरी इक्वेशन की जरूरत ही नहीं, a और b निकालने थे, a की वैल्यू b की वैल्यू हाफ और a की वैल्यू -हाफ। तो पुट कर देते हैं भाई, यहां से अगर मैं फॉर्मूला लिखूंगा अपना तो यहां से हमें पता चल गया वेलोसिटी इसकी जो डायमेंशन आ गई वो प्रेशर की पावर b था तो b की वैल्यू कितनी आई हाफ, प्रेशर की वैल्यू हाफ इंटू डेंसिटी की पावर -हाफ। बताइए कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, p की पावर हाफ एंड डेंसिटी की पावर -हाफ, कौन सा ऑप्शन नंबर। कंफर्टेबल है? इस तरह से क्वेश्चन कर लेंगे। अब इसके बाद जो चीज हमें देखने को आ गई, पढ़ने को आ गई, वो आ गई लिमिटेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। इस डायमेंशनल एनालिसिस की लिमिटेशंस क्या है वो मैं सारी चीजें पहले ही बता चुका हूँ, वापस से बता दे रहा। First dimension does not depend upon the magnitude. This reaction, the magnitude x is equals to ut plus half at square is also dimensionally correct। जैसे हमें मालूम है कि भाई x is equals to ut plus half at square होता है, लेकिन हमें पता है कि जो नंबर है ना ये डायमेंशनलेस होते हैं। तो मैं चाहे ये बोलूं मैग्नीट्यूड से मतलब ही नहीं है, तो यहाँ पे हाफ 80 स्क्वायर आए या 180 स्क्वायर आए या 280 स्क्वायर से कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए डायमेंशनली करेक्ट तो ये भी है और ये भी है। तो एक बात हमें ये भी बात समझ में आई कि डायमेंशनली अगर कोई इक्वेशन डायमेंशनली इनकरेक्ट रिलेशन इज इनकरेक्ट, या फिर इज की जगह लिख लीजिए मस्ट बी इनकरेक्ट, यहां पे मस्ट बी आ गया। लेकिन कोई इक्वेशन अगर डायमेंशनली करेक्ट है तो इससे हम ये नहीं कह सकते 100% वो करेक्ट। डायमेंशनली करेक्ट रिलेशन मे बी इनकरेक्ट, डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन भी गलत हो सकता है, मतलब सही भी हो सकता है गलत भी, लेकिन अगर कोई चीज डायमेंशनली गलत है तो ये बात तो बिल्कुल तय है कि पक्की की बात वो गलत ही है। लेकिन अगर कोई चीज डायमेंशनली इनकरेक्ट है तो पक्की बात है, लेकिन डायमेंशनली सही भी है तो हम 100% श्योरिटी के साथ नहीं कह सकते कि हाँ वो 100% सही है।
सेकेंड बात, द न्यूमेरिकल कांस्टेंट हैविंग नो डायमेंशन कैन नॉट बी डिड्यूस्ड बाय द मेथड ऑफ डायमेंशन। क्या चीज? द न्यूमेरिकल कांस्टेंट हैविंग नो डायमेंशन कैन नॉट बी डिड्यूस्ड बाय द मेथड ऑफ डायमेंशन। तो वही बात है कि जो न्यूमेरिकल वैल्यूज हैं, जैसे हमने लिखा था भाई t इज 2 पाई अंडर रूट L/G होता है फॉर्मूला, हम जो निकाले थे वो क्या निकाले थे, t इज इक्वल टू k टाइम्स रूट ओवर L/G। तो इन जो कांस्टेंट होते हैं, न्यूमेरिकल वैल्यूज होती हैं, इनकी वैल्यूज डायमेंशनल एनालिसिस के मेथड से हम नहीं निकाल सकते। तीसरी बात, मेथड इज ओनली एप्लीकेबल इज प्रोडक्ट टाइप, अगर रिलेशन जो है प्रोडक्ट या डिवीजन टाइप का है तभी है, एक्सपोनेंशियल ट्रिग्नोमेट्रिक में नहीं होता। जैसे हम वेव इक्वेशन है साइन ऑफ के एक्स माइनस ओमेगा टी, ये वाली रिलेशन हम डायमेंशनल एनालिसिस के थ्रू वेव इक्वेशन इस तरीके जिसमें लॉग ट्रिग्नोमेट्री एक्सपोनेंट आ गए, इस तरीके के इक्वेशंस को हम विद द हेल्प ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस फाइंड नहीं कर सकते। जैसे कि अपने एक क्वेश्चन दिया था मैंने आपको, ये दिख रहा है इक्वेशन, एक्सपोनेंट आ गया, इस टाइप की इक्वेशन ये डायमेंशन की एनालिसिस के मेथड से नहीं निकाली जा सकती। लेकिन कोई प्रोडक्ट और ये वाली ये निकाली जा सकती है। जो प्रोडक्ट के जैसे b इंटू टी आ रहा है ना, सी टी स्क्वायर, लेकिन एक्सपोनेंट आ गया, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ गया, जैसे मैंने एक वेव इक्वेशन लिखी है अभी आपके सामने, ये वेव इक्वेशन लिखी है, इस तरीके की इक्वेशंस को डायमेंशनल एनालिसिस के मेथड से फाइंड नहीं किया जाता। क्लियर है? अब कुछ यूनिट्स एंड डायमेंशन है जो मैंने आपके सामने फॉर्मूलास लिख दिए हैं, जो आपके पीडीएफ में आपको जो ग्रुप पे शेयर करूंगा फिजिक्स 101 के, टेलीग्राम पे जाएंगे फिजिक्स 101 सर्च करेंगे, उसके टेलीग्राम चैनल पे करूंगा। तो ये जो मैंने क्वांटिटी लिख दी है ना, इनकी डायमेंशन आपको याद होनी चाहिए, जिससे कि आप एग्जाम में हो जाएंगे। मैंने लिख भी दी क्वांटिटी, उनकी एसआई यूनिट्स क्या है और डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है। तो डायमेंशनल फॉर्मूला याद होगा तो आप कैलकुलेशन में और प्रोसेस में काफ़ी तेज हो जाएंगे। ये मैंने कुछ आपके सामने मेंशन कर दिए, ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा टेलीग्राम पे, जिससे आप करेंगे पावर्स ऑफ 10, ठीक है, 12 9 6 3 2 1 -1, ये कुछ है जिनको आपको याद होना चाहिए। 12 को टेरा कहते हैं, 9 को गीगा कहते हैं, पावर पॉजिटिव में है तो, प्लस के 6 को मेगा, प्लस के 3 को किलो, प्लस के T2 को हेक्टो, 1 को डेका, एंड पावर -1 को डेकी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, फेम्टो। ये याद होने चाहिए, बहुत वाइडली यूज्ड है अपने फिजिक्स में, तो आप लोग को सबको मालूम होना चाहिए। रिप्रेजेंट करेंगे, जैसे कोई क्वांटिटी लिख दी 12G, मतलब क्या है, वो गीगाबाइट है, मतलब 12 इंटू 10⁹9। मैंने लिख दी 12 म्यू, म्यू मतलब माइक्रो, कहाँ गया माइक्रो, ये रहा म्यू, तो वो 12 इंटू 10⁻⁻6। तो ये इनका सिंबल रिप्रेजेंटेशन होता है, ये आपको पता होना चाहिए। दैट्स ऑल फॉर टुडे, यूनिट एंड डायमेंशन में इतना ही था बच्चों। और वापस से मैं कहूँगा, नीट यूजी के सब्सक्रिप्शन जल्दी से ले लें। अगर आप प्लस पे पूरा कोर्स, मेरा जो बैच है 2021 के लिए लॉन्च हो चुका है प्लस पे, जिसमें मैं कंप्लीट कोर्स करा रहा हूँ, जल्दी से बच्चे सब्सक्राइब कर ले यूजिंग माय सब्सक्रिप्शन कोड AS Live। फीस ऑफ द 12 मंथ प्रोग्राम इज 30,000 एंड फॉर द 24 मंथ इट इज 36,000। जहां बच्चे आप मेरा सब्सक्रिप्शन कोड AS Live यूज करते हैं, आपको जो फीस पड़ेगी 12 महीने की पड़ेगी 27,000 और 24 महीने की पड़ेगी 32,400। 24 महीने की पड़ेगी बच्चे 32,400 और 12 महीने की पड़ेगी बच्चे आपको 27,000 फीस पड़ेगी, 27,000, और यहाँ 32,400। सब्सक्रिप्शन कोड AS Live करेंगे तो आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। एंड प्लीज़ बच्चों मेरे कोड को रिकमेंड करें, आपका कोई भी दोस्त जो IIT की, नीट की, UPSC की, बैंक की, कोई भी अगर अनअकैडमी पे सब्सक्रिप्शन लेना चाह रहा है तो प्लीज़ मेरा कोड सब्सक्राइब रिकमेंड करिए AS Live, उनसे उन्हें 10% डिस्काउंट मिलेगा और आपको मेरी तरफ से प्यार मिलेगा। ठीक है, तो बच्चों मिलते हैं बहुत ही धमाकेदार सेशन की तरफ, और अपने इस वीडियो को बहुत ढेर सारा प्यार दो, लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो चैनल को, एंड मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद दोस्तों।